वक़्फ़ से ना मुसलमानों को पहले फ़ायदा था, चाहे वो आपकी सरकार हो या पहले सरकार, वक़्फ़ को ना आज फ़ायदा होगा मुसलमानों को, एक आम आदमी को, और ना ही वक़्फ़ आपके हाथ में आने के बाद भी बीजेपी के हाथ में आने मुसलमानों को, कोई आम आदमी को फ़ायदा नहीं। आप मिठाई बांट रहे हो, जो वक़्फ़ बिल पास हुआ है अपने आकाओं को खुश करने के लिए, बिल्कुल। मगर आप वहाँ पर जब मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है तब वसीम खान क्यों नहीं खड़ा होते? आप बताइए, आपने कभी बोले फडणवीस जी को कि भाई इनको अरेस्ट करो, मुसलमानों में घुस के मारने की बात करता है? जब सुप्रीम कोर्ट ने भी जो ये मैटर है जिसमें इंक्लूडिंग अंबानी की ज़मीन है, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट नहीं पास किया, उसने वक्फ बोर्ड के पास भेज दिया फाइल, तो ये सरकार एक्टिव में आई है। ये लोगों का कहना है या अपोजिशन का कहना है? ये कैसे आप मोदी जी को जस्टिफाई करोगे? आप मुस्लिमों को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? जो मुसलमानों के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर के खुद इतनी सारी बातें करते हैं मोदी जी, उनको आप कैसे जस्टिफाई करोगे? एक औरत ने बैंड्रा में आपको खदड़ दिया चिल्ला के, और आपने इंसिडेंट किया अबू हाशिम आजमी के खिलाफ, उनके मुंह फोटो पे चप्पल मारना, ये करना, तो क्या कहीं ना कहीं आपको लगा कि ये सही था? फिलिस्तीन की वो नहीं दिख रहे, 50,000 लोग मर गए मोदी जी को, वो क्यों नहीं रुका रहे? कौन सी? किरीट सोमैया पहुंच गए गौंडी में जाके बोले मैं 72 के 72 ये है बोंगे उतरवा दूंगा, ऐसा करे थे, आपने देखा है? ये ऐसा किया था, ये देखो, ये क्या है? ये कोई भाषा है? कुछ चीजें तो आप उनसे जो नहीं बात अनधिकृत हो, बिल्कुल। एक बात बताइए, आज तक कोई मुस्लिम ने कभी कोई मंदिर जो रास्ते में है, जो झाड़ के नीचे, कभी उसकी शिकायत की? आप बताइए। एक वर्ड है जिसे कहते हैं कि अंधभक्त होते हैं, जो उनमें से भी अगर आप हो। बिल्कुल, मैं अंधभक्त हूँ, और ये मैं फख्र से कहता हूँ कि मैं अगर जो अंधभक्त हूँ, उस पार्टी का जो राज समर्पित विचारधारा के साथ आगे बढ़ रही है, वो पार्टी जो सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र पे काम कर रही है, वो पार्टी जो सबको साथ में लेके चल रही है, वो पार्टी जो आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति की आंखों में खुशी हो, उनके जीवन में खुशहाली आए, उस पार्टी का मैं अंधभक्त हूँ। और मुझे फख्र है कि मैं अंधभक्त हूँ, और मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, और मैं मोदी जी का समर्थक हूँ, और मोदी जी की आइडियोलॉजी से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हिंदू मुस्लिम नमाज यही सब चालू करते हैं। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे स्टूडियो में बीजेपी के माइनॉरिटी अध्यक्ष, मुंबई अध्यक्ष वसीम खान साहब आज यहाँ पर हमारे स्टूडियो पर आए हुए हैं। आपको पता है कि वक्फ बिल को लेके पूरे देश में मुसलमान हाहाकार कर रहा है, चिल्ला रहा है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही। वक्फ बिल पास हो गया है, आंकड़ों की वजह से पास हुआ है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। उसका इफेक्ट आप देख सकते हो बिहार में देखने को मिला। बहुत सारे मुस्लिम नेता जो है वहाँ पर जो है नीतीश कुमार की सरकार छोड़ दिए हैं और छोड़ रहे हैं, मुसलमानों की एकता बताने के लिए कि कितने मुसलमान नाराज़ हैं। खैर वक्फ बिल तो पास हो गया है। इस बीच में कुछ ऐसी एक्टिविटी बीजेपी में जो मुस्लिम कार्यकर्ता है, मुस्लिम जो है लीडर्स हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आकाओं को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं। उनमें से हमारे एक वसीम खान साहब है। वसीम खान साहब की पहले था कि वसीम खान साहब ने वक्फ बिल पास होने के बाद मिठाई बांटी। वेलकम टू गली न्यूज़ वसीम भाई। हमारा ये रोक टोक चैनल है, रोक टोक आपका इंटरव्यू होगा, थोड़े तीखे सवाल रहेंगे। तो पहले आप बताइए कि आपने मिठाई बांटी। सबसे पहले गली न्यूज़ के सभी दर्शकों के, लाखों करोड़ों दर्शक हैं उनके, मैं उनको प्यार भरा सलाम पेश करता हूँ, और सलीम भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया, मुझे अपने साथ बातचीत करने का मौका दिया। जी, आपने मिठाई बांटी थी वक्फ बोर्ड के पास होने में। देखिए, बिल्कुल मिठाई बांटेंगे। जब जो भी वक्फ संशोधन बिल को एक बार पढ़ेगा, मुझे लगता है कि मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो मिठाइयाँ बांटेगा, क्योंकि ये आम मुसलमानों के लिए बहुत फ़ायदे का बिल है, आम मुसलमानों के लिए बहुत कारआमद है। और इसीलिए जो कोई सरकार ने इस बारे में सोचा और वक्फ बिल संशोधन बिल दोनों सदनों में पास करा के अभी उसको ऑफिशियल तौर पर लागू किया, तो ये हम सभी के लिए खुशी का मौका था। तो मिठाई बांटना, शीरखुरमा बांटना ये स्वाभाविक था। क्या आपको लगता है फ़ायदा होगा? देखिए, वक्फ की ज़मीनें कुछ लोगों के इर्द गिर्द घूमती थी। जो समाज में रसूखदार लोग होते थे, वो कहीं ना कहीं पिछली सरकारों से उन्होंने तालमेल करके उस ज़मीन को हथिया के रखा हुआ था।
नॉर्मली वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ है, जो वक्फ लोग करते हैं अपनी ज़मीनों को, इससे गरीब, मिस्कीन, यतीम लोगों को फ़ायदा हो, हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप मिले, उसके माध्यम से हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में जाएं, ये चीज़ें होनी चाहिए थी। लेकिन पिछले 60, 65, 70 सालों में आप देखिए, वक्फ जो प्रॉपर्टीज़ है पूरी तरह चंद लोगों की गुलाम बनकर रह गई थी। एक समय ऐसा था कि 18 लाख एकड़ जगह ऐसे हम सुनते थे कि इतनी थी, लेकिन पिछली सरकारों ने कहीं ना कहीं उसको कम करते करते आज 7-8 लाख 9 लाख एकड़ ज़मीन हमारे पास बची हुई है। और ये बिल लाकर एक बहुत बड़ा बदलाव हमको देखने को मिला है उसमें। 3 टर्म में आपकी सरकार रही है बीजेपी, मोदी जी आए थे। 15 साल में वक्फ बोर्ड ने क्या कर लिया, कितने फ़ायदे करवा दिए मुसलमानों को, कितनी स्कॉलरशिप दे दी, जैसे आप बता रहे हो, कितनी दे दी? देखिए, बहुत ऐसी जगहों पे हमने काम किया। साउथ में आप केरला वगैरह में देख लीजिए, हमने वहाँ पे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनाए और बहुत सारी खाली कौन ज़मीन बनाया, कौन से हॉस्पिटल हमने बनाए? हमने सेंट्रल वक्फ कौन काउंसिल से? के साहब, आप हम लोग मुंबई में रहते हैं सलीम साहब, आपके बगल में अंजुमन इस्लाम स्कूल है, जी। आपके बगल में हज कमेटी ऑफ इंडिया का ऑफिस है। आप इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद आप उनको फ़ोन लगाइए, हमने डॉक्टर ज़हीर काजी साहब को सेंट्रल वक्फ काउंसिल की तरफ से हमने 66 लाख रुपया अलॉट किया, और ताकि बच्चों को जो IUPSC की तैयारी कर रहे थे उनके लिए, और वो कलसेकर कॉलेज है इनका पनवेल में, हमने वहाँ फ़ंड दिया और वहाँ पर बच्चों ने ट्रेनिंग मिली फ्री में, वो हमारे पैसे से। आप हज कमेटी ऑफ इंडिया में जाइए, वहाँ पे हमने सेंट्रल वक्फ काउंसिल की तरफ से, हम वक्फ बोर्ड में थे, हम जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल में मैं स्वयं था, हमने वहाँ पे करोड़ों का फंड दिया, और उससे बच्चे आप देखो बड़े बहुत खुशगवार तरीके से बच्चे ट्रेनिंग ले रहे थे। पूरे इंडिया के बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते बड़ी बड़ी जगहों पे, दिल्ली नहीं जा सकते, यहाँ पर समझ लो 60 बिना लाख 50 लाख, ये तो ऊँट के मुंह में जीरा हो गया है। कुछ तो शुरुआत। जो प्रॉपर्टी ये देखिए वसीम साहब, वक़्फ़ से ना मुसलमानों को पहले फ़ायदा था, चाहे वो आपकी सरकार हो या पहले सरकार हो, वक़्फ़ को ना आज फ़ायदा होगा मुसलमानों को, एक आम आदमी को, और ना ही वक़्फ़ आपके हाथ में आने के बाद भी बीजेपी के हाथ में आने मुसलमानों को, कोई आम आदमी को फ़ायदा नहीं। आज तक एक हॉस्पिटल नहीं बना पाई। आप बता दीजिए, डोनेशन देना तो अलग बात है, एक वक़्फ़ काउंसिल ने एक हॉस्पिटल बता दीजिए, लाखों करोड़, आपने भी बताया 1,88 लाख करोड़ वक़्फ़ की ज़मीन है, एक हॉस्पिटल बता दीजिए, एक स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी बता दीजिए, ये कोई बनाया है क्या? देखिए, झारखंड में एक जगह है बाल्दीपुर या क्या नाम है, मैं आपको दूंगा, हमने वहाँ पर शिलान्यास भी किया है, हमने वहाँ पे उद्घाटन भी किया है। हमने बहुत जगह बच्चों के रहने की हॉस्टल बनाए बच्चियों के लिए स्पेशल, मैं आपको सारे रिकॉर्ड दूंगा। हमने सर, एक पिछले जगह स्कॉलरशिप नहीं है। वसीम भाई, आप क्या गिना रहे हो? बहुत सलीम साहब, आपको मैं ये चैलेंज करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो मैं बताऊंगा, अगर जो वहाँ पर आपको ये नहीं मिला कि यहाँ से हमने बच्चों के लिए हॉस्टल बनाए हैं, हमने हॉस्पिटल्स बनाए हैं। सर, वक्फ बोर्ड की ऑफिस ही नहीं है। आप क्या बोलते हो कि आप लोग ने बनाए? वक्फ बोर्ड के पास खुद के पास बैठने की जमीन नहीं है, तो वो क्या करेंगे? वो बोर्ड आपको पता, मुंबई में एक ऑफिस नहीं है। वही तो दुर्भाग्य है। वो दुर्भाग्य आपके हाथ में 15 साल से क्या सुधार हुआ, बताइए। देखिए, 2014 में जब हमारी सत्ता आई, इसमें हमने बहुत बदलाव लाने का प्रयत्न किया, बीच में सत्ता भी चली गई, लेकिन आपको मैं बता दूं, महाराष्ट्र जैसा स्टेट, मुंबई जैसा शहर, जहां इतने प्राइम लोकेशन पे प्रॉपर्टीज़ होने के बावजूद हम अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दे पाते प्रॉपर, जो सेंट्रल वर्क काउंसिल का 1% जो यहाँ से कंट्रीब्यूशन जाना चाहिए वो भी हम नहीं दे पाते हैं। ये पिछली सरकारों का किया कराया हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं अब उसमें ये तो बदलाव हो रहा है। कहीं ना कहीं रही है हमेशा के लिए कि पिछली सरकार को आप जो है दोष दे दो, वो नहीं हो रहा है। प्रैक्टिकल बात करो उसी में। बिल्कुल 65 साल आपने उनको दिया, आप हमसे 15 साल तो दो। हमने 65-55 लाख रुपए इसको दिए, 50 लाख आपके पास, खुद ही कह रहे हो कि हमके पास सैलरी नहीं है देने को, हमने तो फिर कहाँ से दिए? हमने स्टेट वक्फ की बात की है। जब हमारा सेंट्रल वक्फ काउंसिल शुरू हुआ तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन था स्टेट से, हमको 1% 2% जो आता था। एक चीज़ हमने और क्या, यहाँ पर हमने लगातार 3 साल तक 6 एम्प्लॉयज़ दिए जो हमारे पेरोल पे रहते थे सेंट्रल वक्फ काउंसिल की तरफ से, ताकि स्टेट ऊपर आ सके, स्टेट का वक्फ बोर्ड हो सके। हमने प्रपोजल भी दिया था पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी को कि 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे 6 जगह ऑफिस, वो भी प्रोसेस में है। आज नहीं तो कल बदलाव आएगा। लेकिन कितने साल बहुत अभी इतना आप ही बताइए, ये शुरुआत हुई है। सेंट्रल वक्फ की बात कर रहे हैं, हम ये सेंट्रल की शुरुआत बात ही कर रहे है। हैं। हाँ, हज कमेटी में आपने रखे, आप वहाँ पर हज कमेटी में कोचिंग क्लास चलती थी ISI से, वो बंद करवा दिया आप लोग ने।
तब आपने वसीम खान नहीं वहां पर जाके पकड़े? नहीं, आप मिठाई बांट रहे हो जो वक्फ बिल पास हुआ है अपने आकाओं को खुश करने के लिए, बिल्कुल। मगर आप वहां पर जब मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है तब वसीम खान क्यों नहीं खड़ा? आप ये बताइए कौन हर से जगह नीतीश मुसलमानों रानी पे को ले जुल्म हो रहा है? लीजिए आप ये सर, बताइए कौन से नीतीश रानी को ले लीजिए, मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं, मैं आपको बता रहा मैं हूँ। आप 4 जब- FIR कोर्ट में बोली है, 12 FIR आई है महाराष्ट्र में। आप बताइए, आपने कभी बोले फडणवीस जी को कि भाई इनको अरेस्ट करो, मुसलमानों में घुस के मारने की बात करता है? देखिए, हमको अपनी बात एक पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते उसका एक माध्यम है, उसका एक पटल है, हमको अपनी बात जहाँ यही पटल रखना है, वो है जब बोले जाके बिल्कुल- बांटो तो बांट नहीं, देना। हम बिल्कुल रखते हैं। मिठाई बांटना इसलिए कि आज नहीं तो कल, आज भले आप बोल रहे एक तबका समाज का इसके विरोध में है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, कुछ लोगों का विरोध, क्या कर रहे हो? कुछ लोगों का आप विरोध, ये ईमानदारी से 15 बोलिए, करोड़ 20 करोड़ मुसलमानों का विरोध नहीं हो आप सकता। मुसलमान हो, आप अपने जहाँ रहते हो, जहाँ आपके घर वाले, जहाँ लोग, उनको क्या जवाब देते हो? सच बताइए आप। देखिए, आपको एक मैं चीज नहीं बताऊं, मानूंगा अगर आप कुछ भी बोलोगे तो। विरोध में वही लोग हैं या तो किसी जो राजनीति से प्रेरित हैं, या जिनको उससे कुछ फ़ायदा है, या जिन्होंने वक्फ ज़मीनों को हथियार रखा है, और दूसरे हमारा समाज बहुत भोला है, उनको वो कहीं ना कहीं मजहब का वो लोग सुरक्षा कवच बनाकर कहीं ना कहीं उनको बरगलाने का काम कर रहे हैं, उनको बहकाने का काम कर रहे हैं। जो मस्जिदों के सामने, साहब, मस्जिदों के सामने सब रामनवमी के दिन नारे लगते हैं। अभी आपने देखा होगा कि ये रामनवमी के जुलूस के अंदर गालियां दी गई मुसलमानों को। देखिए, कुछ असामाजिक तत्व हैं, लेकिन हमारी सरकार सक्षम है ऐसे लोगों के ऊपर लगाम लगाने के लिए। कहाँ लगा रही है? कुछ फडणवीस जी ने तो एक्शन- सीधा कह दिया, नीतीश रानी को हम कुछ नहीं कहेंगे। आप ये देखिए, आपने सुना तो वो जब स्टेटमेंट? हमारी जमीन, नहीं ऐसा नहीं है, आप जब आप हमारी मेरे पास जमीनें statement है सर। जब हमारी जमीनें सर, कौड़ियों के उनसे भाव में पूछा बेची गया, जा रही थी, जब सुनिए। हमारी जमीनें कब्जे हो रही थी, तब ये कहाँ सो कॉल्ड तो सेकुलर आपको लोग क्या कहाँ लगता है अभी थे? कब्जे नहीं होगी? बिल्कुल कब्जे नहीं होंगे, कब्जे से हम छुड़ाएंगे। अच्छा, कैसे साहब, छुड़ाओगे? अंडा ले छुड़ा दोगे? बिल्कुल छुड़ाएंगे सर। अंबानी का छुड़ा दोगे? दे भाई दोगे साहब, मुसलमानों को? अंबानी के समय पे किस सरकार में हुआ, आप बताइए? नहीं, आप किस बोलिए ना, मंत्री ने आप बोलिए दिया? ना, छुड़वा देंगे। जो वक्त की प्रॉपर्टी अगर जो उसको उन्होंने रेगुलराइज करा लिया, कौन सी सुप्रीम सरकार? कोर्ट ने भी वापस भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला वक्फ बोर्ड डिसाइड करेगी। देखिए, एक उसी इंच के बाद भी, ये खेल चालू हुआ। एक इंच जब भी सुप्रीम वक्फ कोर्ट की ने, जमीन, सुनिए सर, जब सुप्रीम कोर्ट ने भी जो ये मैटर है जिसमें इंक्लूडिंग अंबानी की जमीन है, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट नहीं पास किया, उसने वक्फ बोर्ड के पास भेज दिया फाइल, तो ये सरकार एक्टिव में आई है। ये लोगों का कहना है या अपोजिशन का कहना है? ये बताइए, ये प्रकरण किसके दौर में चला है, किसके दौरे हुकूमत में उनको दी गई, उसमें क्या हुआ? डेफिनेटली हमारी सरकार है, एक भी इंच वक्फ की ज़मीन हम किसी को लेने नहीं देंगे, क्योंकि वक्फ की ज़मीन ये ना तो बेची जा सकती है, ना खरीदी जा सकती है। वक्फ का सही इस्तेमाल हो, वक्फ की ज़मीनों पर हमारी बहुत बड़े पैमाने पर हमारी ज़मीनें हैं, वक्फ की ज़मीनों पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, हॉस्पिटल बनाए जाएं, बच्चियों के रहने जो के इतने लिए, साल से नहीं हुआ ना, पिछली गवर्नमेंट में हुआ ना आपकी गवर्नमेंट में हुआ। बिल्कुल हमने मगर आप बोल रहे हो कि होगा। मैं आपको जो वक्फ के पास सैलरी के पैसे नहीं है वो ये सब बनाएगी। सलीम साहब, मैं 2017 से मैं वक्फ काउंसिल में रहा हूँ। हमने वक्फ काउंसिल की तरफ से, सेंट्रल वक्फ काउंसिल की तरफ से बहुत जगह पे कोचिंग के लिए हमने फ़ंड दिए, जामिया मिलिया में हमने फ़ंड दिया। हमारे बच्चे, देखिए, आप तुष्टीकरण की बात कर रहे हो, आप मुसलमानों का मोदी जी को दुश्मन बता रहे हो, इस हुकूमत को बना रहे हैं। नहीं, एक जो आप तो एक पत्रकार हो जो समाज में चलता है, या जो आप उसके बाद, देखिए, जो जैसा करता है वैसा ही लेबल मिलता है। आज़ादी के बाद क्या आपने कभी इस पर रोशनी डाली है? आज़ादी के बाद पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है कि 52 IAS हमारे चुनकर आए। ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि इन्होंने चुन के दिया, इनकी मेहरबानी, लेकिन कहीं ना कहीं हमने सुविधाएं उनको मुहैया कराई है, कहीं ना कहीं तुष्टीकरण नहीं हुआ, कहीं ना कहीं भेदभाव नहीं हुआ। आज़ादी के बाद जो हमारे मसीहा बनते थे, जो सरकार, जो हमारे वोटों से जो चुनकर आते थे, जिनको हमने भर भर के वोट दिया, उनके दौरे हुकूमत में आप एक बार देख लीजिए कितने IAS ऑफिसर UPSC कितना क्रैक करते थे। आज सुविधाएं देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र पर ये सरकार चल रही है। पहले ऐसे वज़ीर आज़म है इस देश के जिन्होंने कभी ना हिंदू की बात की ना मुसलमान की, उन्होंने 140 करोड़ भारतीयों की बात की है। ये वक्फ संशोधन बिल से व्यापक बदलाव आएगा। कैसे आप मोदी जी को जस्टिफाई करोगे? आप मुस्लिमों को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? जो मुसलमानों के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर के खुद इतनी सारी बातें करते हैं मोदी जी, उनको आप कैसे जस्टिफाई करोगे? क्या बातें करते हैं ये? मंगलसूत्र लेंगे, आप ये बताइए, उनकी आंखों के सामने सब कुछ जुल्म हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है। एक मिनट, मॉब लिंचिंग हो रही है यूपी में। आप देखिए क्या क्या हो रहा है। संभल अभी देख लीजिए, मस्जिद का मसला चल रहा है, यानी वो बैठ के आंख बंद करके बैठे रहते हैं और आप उनकी बातें कर रहे हो। मॉब लिंचिंग पे बहुत सख्त उन्होंने अपना रद्द अमल दिया था, बहुत सख्त हुए थे, उन्होंने कहा ये नहीं चलेगा। दूसरी बात है, वो प्रधानमंत्री हमारे दुश्मन कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं जिन्होंने जब वो चुनकर आए 2014 में ही उन्होंने कहा मैं मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूँ। वो आज ये बताइए, मोदी जी, आप
बोल रहे हो कि सब कुछ देख के अनजान है। पूरी दुनिया के जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उनको अपना सर्वोच्च नागरिकता सम्मान दे रहे हैं। क्या ये उनकी काबिलियत नहीं है? ये उनके द्वारा किए गए काम नहीं है? कुछ वो लोग भी आप जैसे मुस्लिम होंगे जो सबको देखने के बाद भी मिठाई बांट रहे हैं, ये कर रहे हैं, आप जैसे मुसलमानों देखिए, का अगर मोदी जी को, अगर ये जो सारी कंट्रीज रहती ना सर, ये जो सारी कंट्री जो सऊदी वऊदी जो बुला के सम्मान करी, जितनी भी सम्मान करी, वो उनसे सवाल नहीं करते, वो भी आप जैसे लोग ही होंगे। बिल्कुल नहीं। देखो, आप जब सत्ता में 2014 में जब उनका नाम नॉमिनेट हुआ, तब हम ही लोगों ने कहा कि भाई मोदी जी आएंगे तो मुसलमानों को खा जाएंगे, मोदी जी आएंगे तो हमारे मुस्लिम ममालिक से रिश्ते ख़राब हो जाएंगे। आप सलीम भाई ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि वही मोदी जी हैं कि यूक्रेन रशिया के युद्ध में हमारे बच्चे, उसमें बहुत बड़े पैमाने पे मुसलमान बच्चे थे, तिरंगा झंडे के नीचे वो निकले और बचे, उन्होंने युद्ध विराम किया, बोले कि अब जब तक मेरे हिंदुस्तान का एक बच्चा वहाँ से वापस नहीं आ जाएगा तब तक युद्ध नहीं होगा। ये तो छोड़िए, हम लोग तो बचते हुए हैं। आईटी सेल की बात कर रहे हो, पार्टी की बात नहीं साहब, आईटी सेल वालों की नहीं, ये मैं उसका गवाह हूँ। मैं एयरपोर्ट पे कितने लोगों को रिसीव किया। जो सत्य है देखिए उसको मानना पड़ेगा। आप जो कुछ वो तो फिलिस्तीन की वो नहीं दिख रहे, 50,000 लोग मर गए मोदी जी को, वो क्यों नहीं रुका रहे? कौन सी? अरे फिलिस्तीन में मारे जा रहे हैं, ये हमें अपने नागरिकों की चिंता है ना। हाँ, आपके नागरिकों की पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान के नागरिकों की पूरी दुनिया में सम्मान हो रहा है, पूरी दुनिया में मान सम्मान हो रहा है। ये मोदी जी की, मोदी जी बाहर वाले का सही है और घर की मुर्गी दाल भरो। घर के यहाँ के मुसलमान की कोई वैल्यू नहीं है, और वहाँ के जाके सबको खुश करना, तालियां दोनों हाथों से बजती है। दूसरी बात, मैं अभी भी आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करूंगा कि हर चीज़ को हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखना नहीं चाहिए। हमने, अगर ये एक बिल आया है, ये बिल को बहुत गहराई से आप अध्ययन करें। क्यों आया? अगर जो आपका वक्त की जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद की नहीं, वक्त संशोधन इस दौर की जरूरत है। और मुझे लगता है कि आपको क्या पढ़ाया गया, आपको क्या सिखाया गया है इस वक्त के बारे में? क्या होगा वक्त के बारे में? मैं इतना बीजेपी ने क्या सिखाया? बीजेपी में कि जो सही, जो कब्जे में है जमीन है, उनको हमें छुड़ाना है। कौन सी जमीन? आप ये बताइए। बहुत सारी जमीन, उन्होंने बोला नहीं कि भाई हम ये जमीन छुड़ाएंगे। हमारे पास लिस्ट है, जमीनें हैं। जैसे 2-4 बताइए। देखिए, हमने 2019 में सलीम साहब लगभग 5,95,000 वक्त प्रॉपर्टियों को वामसी पोर्टल पे डाला। हमने उसका रजिस्ट्रेशन कराया। कोई भी उसको बेचेगा तो वो बेच नहीं पाएगा, ना कोई खरीद पाएगा। तो बहुत सारे काम हुए हैं, धीरे धीरे बात हुई है। अच्छी बात, मैंने खुद देखा। हम भी कभी प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं, मगर आपके रहते हुए, चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो, वक्फ को नोचा गया है। वक्फ को जो है एकदम, बिल्कुल, आई एम एग्री, 100% एग्री विद यू। बिल्कुल वक्त को नोचा गया है, वक्त को खोखला किया गया है। लेकिन अब नेताओं खाए हुए, जिन लोगों ने खाया है, सब खाए हुए। आप कहीं बता दो बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट है? एक आप बता दीजिए कि एक ना इंटरेस्ट फ्री उनके पास वो हो जाए कि एक मुसलमान जो अगर बच्चा एक अगर कोई आदमी घर लेना चाहता हो तो वक्फ बोर्ड के थ्रू ले और महीना किस्तों में दे। एक कोई ऐसी स्कीम बता दीजिए सर। इसीलिए तो वक्त बिल लाया गया है ना। इसीलिए जब इस पे बहुत, देखिए, कोई भी चीज़ बिल लाने के लिए ना, इस पर बहुत गहराई से अध्ययन होता है, इसकी गहराई तह तक जाना पड़ता है, इसका एक्शन और रिएक्शन क्या होगा, इससे लाने से क्या बेनिफिट होगा, इसलिए ये बिल लाया गया है। और देखिए, ये मुसलमान इस देश का नागरिक है, मुसलमान इस देश का विकास चाहता है, और मुसलमानों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये बिल लाना बहुत ज़रूरी था। और मैं जिसके लिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने लंबे अध्ययन के बाद उन्होंने ये बिल लेकर आए हैं, सोच समझ कर बिल लेकर आए हैं। आम कुछ देने का मौका दीजिए, जो समाज में बातें हो रही हैं। देखिए, इसी तरह से ट्रिपल तलाक की भी बात होती थी सलीम भाई। आज ट्रिपल तलाक में 80% की कमी आई है, मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, लेकिन एक भी बंदा जेल नहीं गया है। तो ये लोगों की दहशत है कि ट्रिपल तलाक कानून आ गया है। अगर पहले क्या होता था, हमारी बहन कोई नमक ज़्यादा कम ज़्यादा, इस पर भी तलाक हुए हैं, कलर पे तलाक हुए हैं, फ़ोन नहीं उठाने पे तलाक हुए हैं, सास से झगड़ा करने। लेकिन आज कहीं ना कहीं ये गुस्से में तलाक हो जाता था। आज 100 बार आदमी सोचता है। आज 80% की कमी आई है उसमें। तो ये बहनों को फ़ायदा हुआ है। देखिए, कानून बनाया जाता है, उस पर भी लोगों ने हाहाकार किया, बहुत चिल्लाया, बहुत धरने प्रदर्शन किए। CA NRC से एक मुसलमान आप बता दीजिए जिसको आपने बाहर जाते हुए देखा है? हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान में रहेगा। हिंदुस्तान का 20 करोड़ 25 करोड़ मुसलमान
कोई पेड़ पर बैठी चिड़िया नहीं है कि आप हिला दोगे चला जाएगा, और ना इसके बारे में कोई सोचता है और ना इसके बारे में सोच सकता है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, इस देश का विकास, इस देश को अगर जो विकास पे लेके जाना है तो बिना मुस्लिम समाज के नामुमकिन है। और जो मोदी जी 2047 में विकसित भारत का सपना देख रहे हैं वो पूरा होगा और सभी मिलकर पूरा करेंगे। आपको क्या लगता है मिठाई बांटने से आपको ऐसा नहीं लगता है कि मुसलमानों की आस्था, उनकी जो है, उनकी आप उनको ठेस पहुंचा रहे हैं वहाँ पर मिठाई बांट के, आप उनके जख्मों को खरीद रहे? इस बात से तो आप वाकिफ है कि मुसलमान बहुत नाराज है। देखिए, कुछ मुसलमान जो कुछ विरोध करते हैं कुछ नहीं, वो पूरे कुछ हिंदुस्तान मुसलमान के जो मिठाई मुसलमानों का बांटते विरोध हैं, नहीं है। मुसलमान बहुत सारे जो विरोध कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में जश्न का विरोध माहौल कर देखा रहे हैं। आपने? कौन का? पूरे चार हिंदुस्तान आप में लोग बुरखे वाले को लेके नहीं, खड़ा साहब, करते हैं साहब, और अब आप यही बोलते हो, सवाल, ये प्रॉब्लम क्या है? आप दिखाते हो अगर जो आपका हम आर्टिकल करें, मजबूत है। नहीं, अगर जो हम करेंगे सर, तो हम आपका दलाल हो जाते हैं। अगर जो हम करेंगे तो हम बिके हुए लोग हैं। हम अगर जो हम तो मैं करते तो हैं, नहीं कह रहा हूं। नहीं, लोग नहीं, एक आप आम लोगों दिखाते हो, का, आप दिखाते हो इतना सी, आप चार बिना रैली के, बिना मुस्लिम एरिया में आप चार बिना मुसलमान टोपी और बुरखे के आप लोग जाते नहीं हो। देखिए, चार आदमी आपको चाहिए कि हमको नहीं पता चलता सलीम कि साहब, कैसी रैली होती ये है? बात सच है कि हमारे पास जो संख्या होनी चाहिए, जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, उतनी संख्या में हमारे पास नहीं है। कहीं ना कहीं समाज को बहुत दिनों तक, बहुत गहराई अंदर से जाकर समाज को कहीं ना कहीं बीजेपी के नाम से डराया गया। धीरे धीरे जो हमारा एजुकेटेड तबका है वो बिल्कुल बीजेपी की तरफ, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की तरफ आ रहा है। और आने वाले दिनों में देखिए बहुत बदलाव आएगा। और हमारा समाज, देखिए, कुछ चीज़ें, हमारा समाज बहुत भोला है, एजुकेशन की कमी है, इसलिए कोई भी उनके कंधे पर बंदूक रख के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकता है। आप ये बताइए, जो हमारी ज़मीनें कौड़ियों के भाव में बिक रही थी तो ये कहाँ थे रहनुमा? तो वो तो देखिए आपके रहते हुए भी नहीं होने वाली है। आप लोग सोचोगे नहीं तो कि वक्त हमारे दीजिए ना रहते हुए हमें। देंगे। आपने 65 साल आपको 70 पता साल नहीं हुआ, चलता है। लेकिन सलीम साहब, आप हमें आज हमें सेवा करने का मौका मिला है। आप हमारी कारकर्दगी तो देखिए, हम 100%। आपको क्या वो बताया गया कि आप काउंसिल में जाओगे, वक्फ काउंसिल में, एज अ मुस्लिम? देखिए, आपको जिसलिए आप मिठाई बांट रहे, चलो आंखों को खुश कर दूं मैं, ऐसा देखिए, कुछ है? मैं खुश किसी, करना चाहते हो आप? मैं तो, मुझे खुदा ने बहुत चीज़ों से सॉरी, इतनी मैं कम उम्र में, टेढ़ा सवाल नहीं कर नहीं रहा हूं बिल्कुल, कि मुझे आपको खुदा ऐसा ने होगा, चल भाई, बहुत चीज़ों से नवाजा सलीम साहब। हाँ। मैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल में भी रहा हूँ, मुझे गरीब नवाज की खिदमत करने का भी मौका मिला, मैं मौलाना आज़ाद में भी रहा हूँ। पार्टी ने मुझे संगठन में बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। मेरा ये दायित्व है कि मैं अभी, देखिए, कल से एक संवाद यात्रा निकाल रहा हूँ। मैं लोगों के बीच में जाऊँगा, समाज के बीच में जाऊँगा और उनको एक जागरूकता अभियान के तहत इस बिल के बारे में बताऊँगा। क्या बोलोगे आप? उनको यही मैं कहूँगा कि भाई, ये बिल आप एक बार स्वयं अध्ययन करिए। इस बिल का आपको पढ़ने में दुश्वारी हो रही है तो आप किसी समझदार आदमी जो आपके परिवार में, उनसे पढ़वाइए। फिर आपको लगता है कि इस बिल में कुछ कमी है तो आप विरोध करिए, विरोध प्रदर्शन करना। विरोध तो लोगों ने किया था, आपकी जेपीसी कमेटी बैठी थी, जितने भी विरोध करते हैं, पार्लियामेंट में विरोध करते रहे। मैं विरोध करने वाले, देखो, पार्लियामेंट वाले जो बैठे हैं या जो और सो कॉल्ड सेकुलर लोग, उनका अपना पर्सनल मफाद है सलीम साहब, वो इसलिए तो वो बड़ी कर रहे राजनीति, हैं। उनकी सर, जमीन हमारा है, चैनल उनकी बहुत छोटा, राजनीतिक वसीम जमीन भाई, खत्म हमारा हो रही चैनल है। बहुत छोटा है। वो जो पार्लियामेंट में हो रहा था वो बहुत बड़ी चीज थी, बड़े न्यूज चैनल की जरूरत है। मैं वसीम खान को इसलिए बुलाया कि आपने मुसलमानों के जख्म पे नमक छिड़का है। बिल्कुल आपने वक्फ बिल पास होने के बाद मिठाइयाँ बांटी है, देखिए, और आप फख्र करते हो कि मैंने अगर जो मिठाई बांटी है। हमारे कौम को, हमारी मिल्लत को अगर जो इतनी बड़ी सौगात मोदी जी ने दिया है तो उस पर जश्न मनाना, उस पर खुशी मनाना और उसके लिए उनका धन्यवाद देना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। हमारा कर्तव्य बनता है। इनकी जो मीडिया है, खुद की जो आईटी से, उनको बताना कि मुस्लिम एरिया में सब खुश है, ये एक फिक्टिटिव माहौल पैदा करना आपका काम है। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत जगहों पे आप देखेंगे, एमपी से लेके इंदौर में देखिए, राजस्थान में देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए, बहुत सारे आपको ऐसे विजुअल्स मिल जाएंगे। लिटरली जो मुसलमान इससे अवेयर है, जिसको मालूम है कि नहीं ये क्या है, जो बहकावे में नहीं है, या जो इस बिल के बारे में जानता है ना, रियल में बोलता हूँ, बहुत बड़े बड़े लोगों से मुलाकात हुई। मैं भी हर समाज, हर तबके और हर पार्टी के साथ संपर्क में रहता हूँ। एक मेरा वैचारिक भले मतभेद है, लेकिन मैं पर्सनल रिलेशन बहुत मेरे लिए मायने रखता है। वो लोग दबी ज़बान में और मुझे अकेले में ये बोलते हैं कि नहीं ये बहुत अच्छा है, इसमें कोई विरोध करने जैसा नहीं। मैं ये पॉलिटिकली बातें नहीं कर रहा हूँ सलीम साहब, ये मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। बच्चा, छोटा बच्चा, आपका लड़का है, बच्चा है? जी बिल्कुल है, अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। बच्चे को ना कभी दवाई नहीं पीता है, दवाई उसके लिए बहुत फायदेमंद है।
तो बाप क्या करता पिलानी है? पड़ती है, नाक दबाना पड़ता है, दो लोगों को पकड़ना, तो यही हम कर रहे लॉलीपॉप हैं। देता है, ये नाप नाप देगा, नाप नहीं दबा, नहीं जख्म उसको खोलते रहे हो। नहीं, बिल्कुल जख्म नहीं। नहीं तो देखिए तो उसको क्या कहीं किया से था? भी उसको शुरुआत लॉलीपॉप हुई। दिया था, बेटा ये मीठा होएगा, पी ले। अगर जो ये कुछ कर लोगों ले। को नाक भी मिसगाइड, दबाया जाता है, देखिए आपने किसी सही कहा। को इस उदाहरण को आपने आधा थोड़ा वो कर दिया कि नाक भी दबाया जाता है। हम ये हाँ। कह रहे कि बीजेपी मुसलमानों की नाक दबा रही है, गर्दन दबा रही है। बिल्कुल नहीं, कोई गर्दन नहीं दबाई जा रही है। जो मुसलमान आज देखिए 65-70 सालों में, कृष्णा है उसकी रिपोर्ट है कि मुसलमान दलित से भी बदतर है। आप ये देखिए 2014 के बाद कभी आई थी मुसलमान, रिपोर्ट कभी आई थी? 2000 तकरीबन 2011-2012 में नहीं गालिबन सर, उसके श्री कृष्ण रिपोर्ट बहुत पहले आई थी, जो भी है राइट्स के बाद आई थी श्री कृष्ण अच्छा रिपोर्ट। उसके बाद ये बताइए उसके बाद क्या हालात है? उतने साल में ना ही कांग्रेस कुछ कर पाई, ना ही आप कुछ लोग कुछ कर पाए। सर पूरी दुनिया में अगर जो मुसलमान कहीं खुशहाल हैं तो ये हमारे मादरे वतन हिंदुस्तान में है, और हिंदुस्तान में अगर जो कहीं सबसे ज़्यादा मुसलमान खुशहाल हैं, सबसे ज़्यादा मुसलमान खुशहाल हैं तो आपके गुजरात में। क्यों? आप आइए हमारी मस्जिद गुजरात के में, सामने, आप आइए मस्जिद के सामने गाली दिलवाइए, आप ये करो बिल्कुल मुसलमानों को उस उठा के डाल मस्जिद दीजिए। में फडणवीस जितना साहब आपका बोले- एहतराम है उस मस्जिद का, उससे नहीं, ज्यादा नहीं, मेरा फडणवीस एहतराम साहब- है। फडणवीस साहब बोले जो नीचे से आने हमारे को गालियां देता है, बोलता है मस्जिद में घुस के मारेंगे, ये करेंगे। अभी देखिए ये किरीट सोमैया पहुंच गए गौंडी में जाके बोले मैं 72 के 72 ये है बोंगे उतरवा दूंगा। ऐसा करे थे, आपने देखा है? ये ऐसा किया था। ये देखो ये क्या है, ये कोई भाषा है? कुछ चीजें तो आप उनसे जो नहीं बात अनधिकृत हो, बिल्कुल एक बात एक बात बताइए, जो आज तक कोई मुस्लिम ने कभी कोई मंदिर जो रास्ते में है, जो झाड़ के नीचे, कभी उसकी शिकायत की? आप बताइए। नहीं, बिल्कुल देखो जो रास्ते में की कितनी मंदिरें, कितने छबील कितनी बताइए, तोड़े हम भी नहीं गए, दिखाते कितनी चैनल पे। मंदिरें रास्ते की तो तोड़ी फिर गई ये हैं। नेता लोग अगर जो जाके- एक्वायर करना है, कुछ नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं? सुंदरीकरण करना है, आप विकास बोलते हैं करना है तो आपके करना है। बीजेपी, आप बीजेपी में हो तो आपके बीजेपी नेता है जो जा जाके यहाँ आग लगाते हैं, तो उनके लिए कब क्या कोई मुसलमान आदमी गया है आज तक कि भाई ये मंदिर से हमको तकलीफ है, ये रास्ते में जा रहा है, ये वहां पर आंदोलन करो, ये है, ये देखिए कभी किया है? पिछले जो हुक्मरान थे हमारा वोट लेने के लिए, उन्होंने हमसे बहुत सारे काम करवाए। अगर ये बताइए आज नौज़बिल्ला कोई मस्जिद तोड़ने की बात है, अगर जो लीगल होती, किसके दम है जाके मस्जिद पे कंप्लेन कर देगा? किस लीगल मस्जिद पे किसी ने कंप्लेन किया? आप बताइए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमको भी कानून के दायरे में कानूनन करना चाहिए। कुछ हो सकता है कुछ हिस्सा अनधिकृत हो, मस्जिद तोड़ने की बात नहीं है यहाँ पे, आप इसको पूरा गहराई से पता लगवाइए। मस्जिद तोड़ने की बात नहीं है, अगर जो कुछ हिस्सा उसका अनधिकृत है तो उस पर उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है, ठीक है, वो उनकी अपनी राजनीति है, हम ये सब चीज़ों में नहीं जाना आप चाहते सवाल हैं। नहीं करते, आप मुस्लिम रिप्रेजेंट कर रहे हो बीजेपी में। देखिए आपको जो एक पौधा दिया गया है, आपने कहा कि महाराष्ट्र माइनॉरिटी में, आज भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, तो ये तो आपको एक ओहदा दिया गया है ना, तो उस ओहदे के तहत आप अपने मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव नहीं रखते। देखिए हमको पार्टी ने इसीलिए माइनॉरिटी विंग बनाई है। मैं 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी जो है हमारे मुंबई में, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, पारसी, जैन, मुसलमान, वो मैं उनका सरदार, वो मैं उनका अध्यक्ष हूँ। उनकी आवाज़ को बुलंद करना मुस्लिम है मेरा, ये ऑफ कोर्स हाँ। 6 नोटिफाइड, इसमें मुस्लिम मेजोरिटी में, इसमें उनकी आवाज़ को बुलंद करना मेरा अधिकार है, मेरा दायित्व है। मुझे पार्टी ने इसलिए अध्यक्ष बनाया है ताकि मैं समाज और सरकार के बीच में एक पुल का काम करूं, समाज और पार्टी के बीच में एक पुल का काम करूं। मैं वो अपना काम कर रहा हूं, तो किसको आपने किस भी- नज़रिए से देखना है वो देखे। अभी जो रामनवमी के दिन जो गालियां आपने देखा, जो रिकॉर्डिंग चल रही है, जो एक गाना बनाया गया जिसमें मुसलमानों को गाली दी जा रही, उस पर आपने क्या स्टैंड? देखिए जो भी इस पे हमने शिकायत अपने जो शीर्ष नेतृत्व है बिल्कुल हम वहाँ पे करते हैं, लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ कि कुछ असामाजिक तत्व अगर जो कुछ करते हैं तो आप उस पर, हमारी हुकूमत है, आप कहीं ना कहीं उसका ब्लेम हमारे ऊपर अगर जो डालोगे तो ये भी नहीं कार्रवाई होती है। किसी को शांति भंग करने का अधिकार नहीं है। देखो इतना बड़ा त्यौहार रामनवमी, होली, जुमा के दिन आया, अल्हम्दुलिल्लाह कानून व्यवस्था इतनी अच्छी थी। आज मुसलमान, आप बताएं उनके माँ बाप से पूछिए, आपके ही बच्चे, आपके भाई जाते थे आतंकवादी समझ कर लेके जाते थे, 15-15 साल बेकसूर बन कर आते थे। आप बताइए 2014 से के बाद से कितने मुसलमान आप आतंकवादी बन के उठाए गए हैं? एक भी ऐसा इंसिडेंट नहीं है। पिछली सरकारों में क्या होता था? तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों की मैं मजम्मत करता हूँ, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन किसी को भी देश का माहौल ख़राब करने का अधिकार नहीं है, वो किसी भी समाज का हो, किसी भी समुदाय का हो। क्यों आपने कितनी इस पर मजम्मत की कि जब आप हैदराबाद के छोटे नवाब
छोटे अवैसी बोलते हैं 15 मिनट में आप खाली कर दो, अभी हम सब हिंदुओं को काट के रख देंगे। आप ये बताइए क्या आप इसकी मजम्मत नहीं करेंगे? इस देश का हिंदू सेकुलर है, इसलिए इस देश का पूरी दुनिया में सेकुलरिज्म का इसका डंका है, क्योंकि यहाँ का बहुसंख्यक सेकुलर है। 80% हमारा भाई जो है एक छोटे भाई की भूमिका में हमेशा हमको रखता है, एक छोटा भाई मान के। आप उसके बारे में इस तरह की बात करते हो, आप बोलते हो मोदी जी को काट डालेंगे, तब उस टाइम आप कहाँ रहते हो? उसकी भी मतलब क्यों? मसूद आपके इमरान मसूद जो एमपी हैं, उन्होंने बोला था मोदी तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। कौन बोला? कभी बोला? आप देखिए, आप निकाल क्या बात कर रहे हो? आपके ऑनलाइन कैमरे में बोलता हूँ। आईटी सेल का आपका काम होगा भाई साहब, इमरान मसूद सहारनपुर से अभी एमपी हैं, इससे पहले नहीं चुने गए थे। आप उनका स्टेटमेंट, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको लाखों लोग आपको सुनते हैं, आपसे एक नई उम्मीद की तरफ, नई उम्मीद है आप उनके लिए, उनकी आवाज़ को आप बुलंद करते हैं, उनका बनकर, उन समाज के में जो बुराइयां हैं, समाज में जो गलत हो रहा है, वो सबकी आवाज़ बनकर आपने इतना ज़बरदस्त, इतना देश विरोधी चीज़ें आप नहीं दे, हो सकता आपसे स्किप हो गया होगा। आप इसको देखिए अभी इंटरव्यू खत्म होने के बाद। उन्होंने कहा कि मैं मोदी को काट डालेंगे, बराबर। ये देख लेना आप स्टेटमेंट, ये वर्डिंग है। आप चाहते हो कि मुसलमान? बिल्कुल नहीं, मैं मजम्मत करता हूं, लेकिन आपको ये भी अधिकार नहीं है कहने का कि हम 15 मिनट पुलिस हटा दो। नहीं, वो तो नहीं है, वो किसी मुसलमान ने नहीं बोला। बाहर क्यों? अकबरुद्दीन अवैसी क्या है? आप बयान नहीं देखा? कौन देता वोट? अकबरुद्दीन अवैसी ने बोला। अवैसी को मुसलमानों ने, तो आप इस पे वक्फ बिल पे उनके बहकावे में क्यों आ रहे हैं मुसलमान? ऑफ कोर्स, क्योंकि उनका साम्राज्य खात्मे की तरफ है। अगर असदुद्दीन से का आप रिकॉर्ड देखें तो असदुद्दीन ओवैसी को जो है यहाँ पर वोट नहीं मिलते सर। वो किधर जाते हैं अलग बात है, वो लोगों के पास जा रहे हैं, वो लोग भीड़ हो रही है, मगर उनके खिलाफ कितने मुसलमान सड़कों पे उतरे, आप ये बताइए। किनके खिलाफ? हर कांग्रेस पार्टी के जितने हैं उतने हैं, सब लोग ने उठे। वो देखो, जो राजनीति से प्रेरित है सलीम साहब, इस बिल को विरोध करेंगे, क्योंकि ये बिल बीजेपी लाई है, और वो लोग नहीं चाहते कि मुसलमान विकास की मुख्य धारा से जुड़े, मुसलमान खुद मुख्तार बने, मुसलमान इंडिपेंडेंट बने। आज ये बताइए, पश्चिम बंगाल में कभी बीजेपी की सरकार नहीं रही है, बराबर। पिछले 17 साल आपके लोग हिंदू मुस्लिम इंशाल्लाह इस बार हम सरकार, इस बार इंशाल्लाह हम सरकार बनाएंगे। क्यों? वहाँ के मुसलमानों की बदहाली आपने देखा है पूरे हिंदुस्तान, बंगाल में क्या पूरे हिंदुस्तान में यही चला हुआ है। जहाँ पर जो है इलेक्शन होता है तो वहां पर जो है वो चालू हो जाता है। आपने भी देखा वसीम भाई, जो पार्टी जो हक की बात है, वोटों की राजनीति करेगी, जो पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करेगी, उसको बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी ये बताए, हमारी यही पार्टी है, हमारी पार्टी। सुनिए, 2 सांसद की पार्टी थी सलीम साहब, तभी भी हमारे विचार यही थे, और अभी भी आज भी हमारे पास 240 सांसद हैं, फिर भी हमने अपने विचारों से समझौता नहीं किया, क्योंकि हमारी एक नीति है और नीयत साफ है। आपने बहुत सही कहा, 2 सांसद की पहले पार्टी थी, वहां से शुरू हुई। आज भी पूरा बीजेपी पूरा देश 2 ही जन चला रहे हैं साहब। मोदी साहब सबसे बड़ा लोकतंत्र, ये 2 ही चला। सुनो, सबसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, बन गई। और आज मैं आपके स्टूडियो में बैठा हूँ, मेरे राजनीतिक कोई वो नहीं है। समाज, मेरे ख़ानदान में, मेरे रिश्तेदार में, मेरे परिवार में कभी किसी को राजनीति का आर भी नहीं पता, लेकिन आपके सामने एक गरीब, एक छोटे परिवार से बैठा हुआ बंदा, मैं ऐसा वसीम बोल रहा हूँ कि मुझे पार्टी ने, मेरी मेहनत और पार्टी का काम करते हुए मुझे आप पार्टी ने मुंबई का अध्यक्ष बनाया। ये बहुत, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष होना ये बहुत बड़ी बात होती है। मुझे सरकार की कई कमेटियों में दिया, तो हमारे यहाँ भेदभाव नहीं होता है। आप सरकार के जो है क्या बोलते हैं, मैं सॉरी फॉर द वर्ड के बोलूँ मैं, बोलिए आप। नहीं बोलिए आप, लेकिन भाषा का संयम आपको रखना। आप बहुत, आपको लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, तो भाषा का की मर्यादा आपको बनानी पड़ेगी सलीम साहब। ऐसा है कि वसीम भाई, अगर आपको लॉलीपॉप ले लो आप, या कुछ भी समझ लो, या एक वर्ड है जिसे कहते हैं कि अंधभक्त होते हैं, जो उनमें से भी अगर आप हो। बिल्कुल, मैं अंधभक्त हूँ, और ये मैं फख्र से कहता हूँ कि मैं अगर जो अंधभक्त हूँ, उस पार्टी का जो राज समर्पित विचारधारा के साथ आगे बढ़ रही है, वो पार्टी जो सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र पे काम कर रही है, वो पार्टी जो सबको साथ में लेके चल रही है, वो पार्टी जो आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति की आंखों में खुशी हो, उनके जीवन में खुशहाली आए, उस पार्टी का मैं अंधभक्त हूँ। और मुझे फख्र है कि मैं अंधभक्त हूँ, और मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, और मैं मोदी जी का समर्थक हूँ, और मोदी जी की आइडियोलॉजी से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हिंदू मुस्लिम अजान नमाज यही सब चालू करते हैं। आओ ना अपनी स्कॉलरशिप पे आओ, ये बात कीजिए कि हमने आज इतने हमारे इसको
हमने ये बनाया, सलीम हमने ये साहब, बनाया। हमने सौगाते मोदी, क्या है हमने क्यों, कौन लिया हम मुसलमान सौगात? सुनो भाई साहब, 33 करोड़ सौगात बोल रहे हो आप। हमने 32 लाख हिंदुस्तान की बात की है, 32 लाख मुसलमानों को जो हमने चिन्हित किया, जो जरूरतमंद थे साहब। हमने मुंबई में 10 रुपए किलो चावल देने से सौगात हमने सॉरी 10 रुपए किलो की चावल नहीं था। हमारा किट देखिए, वो मुसलमान आज कोई भी मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी है कि हमने, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन हम उनकी ईद में, हम उनकी मीठी ईद में हम उनकी खुशी में शरीक हुए कि हमें फक्र है। और ये हमारे मोदी जी ने एक गरीब परिवार, गरीब मुसलमानों के बारे में इतना सोचा, उसका वेलकम करना चाहिए साहब। 5 किलो चावल 1 किलो राशन में कुछ भी नहीं, अरे घर से ठीक है, आप 5 कह रहे हैं भाई साहब, आप ड्राई फ्रूट्स हमने दिए, आप ड्राई फ्रूट्स दिए, हमने सेवैयां दी है, हमने उसमें मावा दिया है। नहीं कुछ नहीं, बुलडोजर चल रहे हैं मुसलमानों के घर पे। देखो आप, जो कोई भी क्रिमिनल है उसको हिंदू मुसलमान से मत जोड़िए। ये तो अच्छा ठीक है, वो मैं मानता हूं, चलो जो भी है, जो गलत काम करेगा, आज एक कानून व्यवस्था, आप उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देखिए, आपने कानून व्यवस्था की बात की, आप आज बहनें हमारी ना, आज हमारी बहनें रात को 9 बजे 10 बजे को सुसाइड साइड का ऑर्डर निकाल दीजिए ना सर, क्यों नहीं करते? नहीं, उसकी कानूनी अपनी प्रक्रिया है। कानून नहीं करते आप, और ये किसका घर, एक भी घर आप बता दो जो अधिकृत घर है, कानून है, घर अधिकृत है, आज आप कानून व्यवस्था, कसाब को भी हिंदुस्तान कसाब है ना, कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है कि योगी जी के दौरे हुकूमत में आज कानून प्रक्रिया क्या है, कानून व्यवस्था क्या है। उसको भी वकील लिया गया था जीरा बहस के लिए, पता है आपको? ये हिंदुस्तान का कानून है, ऐसा खड़े रह के, ये खड़े रात को 3-3 4-4 बजे जाके, नहीं बिल्कुल, देखिए आपको तो मजम्मत करनी चाहिए। अगर आप बोलते कि नहीं मुझे मजम्मत कर, मुझे अच्छा लगता है। नहीं मजम्मत की बात नहीं। अगर जो मैं देखो, वसीम खान, अगर वसीम खान के जज्बात जाग गए और बीजेपी खिलाफ हो गया तो आपके घर के बारे में कोई बुलडोजर आ जाएगा, अगर जो हमने डिपार्टमेंट उठा लेगा आपको। अगर जो देखो किसी भी अधिकृत घर को तोड़ा है, क्या आप चैलेंज करता हूं मैं, बताइए मुझे। कोई कोर्ट के ऑर्डर के बगैर तोड़ना अलाउड नहीं है साहब, वो घर में अगर जो कहीं इलीगल है और कोई अपराधी है, अगर जो कोई अपराधी है तो आप देखिए ना, हक नहीं वो अपनी प्रक्रिया, वो सुप्रीम कोर्ट और वो समझेगी सरकार। लेकिन आज कानून व्यवस्था क्या है साहब, आप उस पर क्यों नहीं बात करते हो? आज देखिए उत्तर प्रदेश में को उत्तम प्रदेश बना दिया योगी जी ने। आज उत्तर प्रदेश की, पहले क्या होता था, गुंडे माफिया बदमाश, उनकी दबंगई चलती थी, वो दादागिरी करते थे, हमारे नए युवाओं को अपने अपराध में जोड़ते थे। आज देखिए मुसलमान पढ़ाई की तरफ गामजन है, मुसलमान काम धंधे में लगा हुआ है। आज जो गुंडा बदमाश ये सब के उसमें ख़त्म हो गया है, जो दलाल थे उनके ऊपर तालाबंदी हो गई है। आज इतना अच्छा माहौल है उत्तर प्रदेश में, आप चले जाइए, आज 9 बजे रात को 10 बजे 11 बजे हमारी बहनें घूम रही हैं उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश आज उत्तर प्रदेश की तरफ आपने वसीम भाई ने यहाँ मिठाई बना, वहां पर योगी जी 3 बजे रात को 100 इतनी जमीनों की ये कर लो वो कर लो, तो ये क्या है? ये जो वक्त, वही मैं बोल रहा हूँ, कन्फ्यूजन किया जा रहा है, समाज के बीच में भ्रम फैलाया जा रहा है। ये जो ज़मीन है, 1 इंच भी ज़मीन किसी के पास यहाँ वहाँ नहीं होने वाली है। वक्फ की जमीन दावे से नहीं कह सकते, आपको दावे के साथ मैं कहता हूँ, अगर जो ऐसा हुआ तो सबसे पहले उसका विरोध मैं करूंगा। आप 2 साल के बाद हमें बुलाइए, आपके जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहते उन्होंने कहा हमारा इंटरव्यू है, एक आरटीआई नहीं रहता, एक कोई जवाब नहीं मिलता, कोई पेपर नहीं, कितने करप्शन केस हैं, जितने चीफ बने हुए हैं, पहले की बात कर रहा हूँ। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है साहब, ये मोदी युग है, ये देवेंद्र फडणवीस जी का दौर है। देवेंद्र फडणवीस जी जिसको नहीं जो फडणवीस डिसाइड करेंगे ये जमीन इसकी, ये जमीन इसकी, हमारे पास कोई जगह नहीं है। डिसाइड करेंगे ये जमीन किसकी है, बोर्ड क्यों बना, सुप्रीम कोर्ट उसके लिए पूरा सिस्टम है। सिस्टम क्या था साहब, मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो शायद आपके नोटिस में नहीं है। एक सिंपल चीज बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ सुनवाई मैटर को ऑर्डर नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को कहा है कि आप पहले ऑर्डर दीजिए, जिसे मैं अंबानी के घर की बात कर रहा हूँ। क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया? ये अंबानी का तो उन्होंने अधिकृत कर लिया होगा, मुझे तो नहीं मालूम। ये हमारे हुकूमत, हमारे दौरे हुकूमत का नहीं है। अगर उसकी फाइल रहेगी तो डेफिनेटली उस पर भी काम होगा। क्या होगा? कोई भी हो, लोगों का कहना वही सारे को बचाने के लिए किया जा रहा है। नहीं, अचानक एक्टिव आ गई, लोगों का कहना है, लेकिन इसमें कोई सत्यता नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। सलीम भाई, ये वक्फ बिल जो है, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ, आपका बोला हुआ भी कोई मतलब इतना तो है नहीं कि मोदी जी सुन लेंगे या फडणवीस जी सुन लेंगे। मोदी जी आम जन की बात क्यों, मोदी जी के मन की बात वो अपनी करते हैं और लोगों का सुझाव लेते हैं, क्यों नहीं मोदी जी हमारी सुनेंगे? एक औरत ने बैंड्रा में आपको खदड़ दिया चिल्ला के।
देखिए आप खुशियां मना रहे थे वक्फ बिल की। बिल्कुल हमने एक भूखे वाली मेरी बहन हमने ने हमारी बहन का, वो जो हमारी बहन कहीं ना कहीं किसी के बुलावे पर या किसी के बहकावे पर आती थी, हमने उसका सम्मान किया। वो हमारी बहन है। हमको अगर जो आप भी किसी कोई के अगर जो बुलावे हमको पे कोई चले गाली गए भी थे दे तो? देना, हम उसको पलट कर जवाब नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता है आज नहीं तो कल वही हमारी बहन की आंख खुलेगी। वही हमारे लोग जो हैं, जो आज विरोध कर रहे हैं, वो कल हमारे साथ खड़े होंगे। अच्छा, क्या जब हुआ उनको था सच्चाई- बैंड्रा में? बताओ, आप वो बताइए क्या हुआ था। बैंड्रा में हमने एक हमारा देखिए, सच्चाई समाज तक पहुंचाना वो हमारा दायित्व है, हमारा अधिकार है और हमारा कर्तव्य भी है। कुछ चीज़ें, कुछ लोग जो भ्रम फैला रहे हैं समाज में कि वक्फ की ज़मीन है, अरे किसी को पता ही नहीं है कुछ वक्फ क्या होता है, वक्फ का ये बिल क्या है, लेकिन फिर भी वो बहकावे में आके कुछ लोगों को बहका ले रहे हैं। तो हमने एक अवेयरनेस कार्यक्रम चलाया ताकि कोई भी हमारा समाज, हमारा तबका इसकी जानकारी के बिना ना रहे। हमने एक अवेयरनेस लगाया कार्यक्रम और हमने एक ऐलान किया कि भाई कोई भी हमारा भाई अफवाहों में ना आए। कानून व्यवस्था बनाने का अधिकार हमारा है, हमारी जिम्मेदारी है। बिल को आप पढ़ें, बिल में आपको थोड़ा भी अगर जो लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, खुद पढ़ें। आप किसी के कहने पे मत वो करें, खुद पढ़ें या अपने किसी करीबी आदमी से पढ़वाएं। बिल में आपको लगता है कुछ भी गड़बड़ है तो आप विरोध करिए। विरोध कहाँ करना करेंगे आपका विरोध? संवैधानिक अधिकार है। कहाँ कानून के दायरे में करिए, क्या मतलब? कानून कैसे के दायरे विरोध में करिए। आप रोड पे किसी को डिस्टर्ब करके नहीं, आप उसकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जो आपका वो अधिकार है ये आप करिए। आपका व्याकरण है या आपका जो मैं है- बोलता हूँ किसी को भी नहीं, जेन्युइन लगता है देश अधिकार को विरोध। आजादी रोड पे आने के बाद मिली सर। साहब, बीजेपी चाहती कि कोई साहब, नहीं आवे साहब, रोड पे। उस टाइम तो किसी को तकलीफ नहीं होती। सारे लोगों ने मैंने सत्याग्रह आपको बोला किया, ना, नहीं आंदोलन नहीं नहीं, किया, आपको बोला मैंने, रोड पे विरोध किया, करना बॉयकॉट हमारा किया। संवैधानिक अधिकार है। कोई भी विरोध कर सकता, लेकिन उसका एक दायरा होना चाहिए, उस कानून के दायरे में होना चाहिए। अपनी वजह से क्या किसी अभी को तुम तकलीफ विरोध नहीं करो होना तो हम चाहिए। तुमको जलियांवाला बाग बना देंगे। नहीं, वो तो ठीक है, किसी ने क्या कहा कहते हो आप वो स्टेटमेंट आप को? उनके किसी में उससे क्या आपकी पार्टी के आगे वो सर? उनके जिन्होंने कहा है आप उनको पूछिए, वो बेहतर बता पाएंगे। मैंने तो अच्छा, ये जबान नहीं तो आप तो विरोध करोगे, नहीं, बिल्कुल मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करते आप इस बीजेपी तरह में। की मानसिकता, एक बात है, इस तरह की मानसिकता बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि खून के बदले खून। हम एक पार्टी, और कौन हमारी बोल रहा है? जो पहले मोदी जी के खिलाफ, जो पहले इनके खिलाफ, आज ये एक उनके पास क्या फॉर्मूला है क्या? कुछ ऐसी आयुर्वेदिक दवा है या क्या है मोदी जी और ये बीजेपी में या आरएसएस में कि जिसको पिलाते हैं वो उनकी बोली बोलना चालू कर देता देखो, है? हर आदमी को अपनी अपनी राजनीति करने का अधिकार है, वो राजनीति। बचने लेकिन का मैंने जो अधिकार अपनी है। राजनीति हर किया आदमी है, को मैंने बचने हमेशा का ये अधिकार कोशिश की है कि साफ सुथरी राजनीति किया जाए। समाज को अगर जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, No समाज doubt, तक अच्छी चीजें नो लेके डाउट जाना आपकी चाहिए। राजनीति कोई गलत नहीं कभी ऐसा पैसे के खिलाफ आपका आंदोलन है, मगर कहीं ना कहीं मुसलमानों की आस्था है कि भाई एक होता है कि भाई पूरा कौम एक साथ है। मैं गलत हूँ, मगर उसके लिए अगर चुप बैठते हैं, जैसे आपकी सहयोगी पार्टी है अजीत दादा पवार की पार्टी, उसमें भी लोग हैं मुस्लिम, वो भी आपको सपोर्ट करी, मगर वो तो नहीं निकले ना नमक पे जख्म पे नमक छिड़कने के लिए। निकले तो आप ना, अपना वो लोग सोचने खामोशी का रखते तरीका हैं, होता है। एक politics खामोशी नहीं, है। अगर जो आपको लगता नहीं, देखो ये एक politician- डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, नहीं, कोई भी double हो। standard का है। अगर जो आपको लगता है गलत है तो आप यू कम सिद्दीकी ऑन द रोड, आप आप- बोलो, आके आप बोलो, बोलना चाहिए उनको भी ऑफ आके। कोर्स बोला अगर जो उनको मगर गलत है। जख्म पे लेकिन नमक नहीं छिड़क रहे हमने सर। जख्म पे नमक नहीं छिड़ा ये है। कौम को- हमने बिल का अध्ययन करके, बिल में बहुत सच्चाई है। ये बिल देखो, किरण रिजिजू जी ने, जो मंत्री हमारे ने, उन्होंने सदन के पटल पे कहा है, सदन में कहा है कि किसी की भी मस्जिद, मदरसा और दरगाह नहीं छीनने वाली है। इस तरह का कुछ लोग नैरेटिव सेट कर रहे हैं और मोदी जी की गारंटी पे हमें भरोसा है। और मैं आपको आज एक चैलेंज करता हूं कि साहब, इस बिल से सिर्फ मुसलमानों को फ़ायदा होगा आने वाले दिनों। इस पे कौन चिल्ला रहा है बताइए सलीम साहब? एक 10 आम मुसलमानों को आप ले आइए और उनको बोलिए कि अध्ययन करो, उसके बाद वो किसी के प्रभाव में नहीं रहे, ना रहे, और उसके बाद आप उनसे कहलवा लो। आम आदमी किसी इतना- पार्टी को देखो, इतना समझदार अपने आप को बाउंड सर, नहीं करना चाहिए। इतना मुसलमान इतना समझदार नहीं, वो ये देखता है कि हमारा बीफ बैन कर दिया, रास्ते में मार रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, चचा को ट्रेन में से धक्का दिया जा रहा है, दाढ़ी खींची जा रही है, और क्या क्या जुल्म हो रहे हैं, मस्जिद के सामने जो है नारे लगाए जा रहे हैं, जय श्री राम के नारे, जो मेरे को कंप्लीट हो रही है, ये सब चलते हैं। मुसलमान वो देख रहा है, मुसलमान को वक्फ जमीन से उसको ना, आज तक मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ना पिछली सरकार में फायदा था, ना अब फायदा, ना आगे फायदा होगा। एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ जिसको आपने 33 लाख का बोलो ना हमने बांटे हैं, ये 4 किलो चावल और ये जो चीज बांटी है, मुसलमान को उससे कुछ नहीं। मुसलमान अपनी आस्था पे देखता है। 80 करोड़ जो हिंदुस्तानी को जो राशन मिल रहा है, क्या उसमें एक तरफ आप बोलते हैं हमारी जीडीपी अच्छी है, वो तो खैर एक बड़ा मुद्दा है, वो अपना दूसरा मुद्दा मैं है, बोल रहा हूँ, वो क्या national हमने level है, वसीम हमने भाई। गैस, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ? गैस हमने ये सब- अपनी मुस्लिम बहनों को नहीं दिया? और छोड़िए दुनियादारी,
देवा भाऊ सर मैं क्या को बोलूं, आज बहनें हमारा सब भाव मेरा- मानती हैं। हमने एक वसीम, मिनट हमने ये कितना लाडली बहन योजना ये कितने बहुत बड़ा इशू तब- है। मैं बहुत छोटा हूँ इसके लिए, मैं इस बात में बात नहीं करूँगा। मुझे तो खाली एक समझ में आता है कि 2014 से पहले जो लोग गैस के लिए चिल्लाते थे वो लोग, मैं एक आम आदमी हूँ, मैं इतना इंटेलेक्चुअल नहीं, मैं देखता हूँ अरे ये मोदी जी ने तो ये बोला था यार कि ये ऐसा है, और अभी देखता हूँ तो गैस के दाम 100 रुपये बढ़े हुए। जो मैडम थी आपकी पहले जितनी भी लीडर थी, अभी सुनिए आपकी जमीन 2014 से पहले क्या रेट थी, अभी क्या हो गई? 350 रुपया गैस का बढ़ रहा था, 1000 रुपया हो गया, फिर भी डंके बज। तो ये सब एक बड़ा मुद्दा है, ये सब एक वो चल रहा। मेरा सवाल था आपके बांटने से, जो आपने जवाब दे दिया कि भाई मैं बांट रहा था, मुझे लगता है कि खुशी करें, आपका हक बनता है आप करें, वो लड़की का भी हक बनता है कि आपको खड़े रह के विरोध करे। बिल्कुल। जिसने वो लड़की ने बहादुरी से, उसने ये नहीं देखा कि वहां पर 10 लोग खड़े हैं, बीजेपी के लोग खड़े हैं, उससे सलीम साहब मैं भी अपनी ऐसी इस तरह की बहादुर बेटियों का मैं बिल्कुल सम्मान करता। अगर जो वो कोई एहतजाज अपने आसपास हो रहे किसी पे जुल्म पे या अपने आस पड़ोस के लोगों पे, या ये बिना किसी के लाए हुए अगर जो वो करती तब मैं वो करता। सुनिए, बताया कि वसीम भाई वहां से भाग गए थे सबके। बिल्कुल नहीं, मैं आखिर तक आप मेरा विजुअल देखिए, सुनिए। वो एक महिला थी, किसी की बेटी होगी, हमारी भी बहन जैसी है, अगर जो वो कुछ अब शब्द बोल रही हैं, ऐसा भी तो बोल मैं सकते हैं बिल्कुल उस मेरा महिला ये मेरा बिल्कुल उस महिला को अपन ऐसे वो भी बोल नहीं है सकते हैं आदर्श। कि एक आम मुस्लिम औरत जिसको ना कभी वक्त से फायदा हुआ। साफ। अच्छा, फिर जब उनको वक्त के बारे में नहीं जानकारी, मैं आज भी बोला, उनके वालिद मोहतरम आए पहले, फिर उनके भाई आए, उसके बाद वहाँ पुलिस वगैरह थी, फिर उन्होंने कहा उनको महिला को आगे लेके आए। देखिए, आप विरोध दर्ज कराइए, जब हम ऑलरेडी पुलिस परमिशन के साथ वहाँ पे थे। मेरा संस्कार नहीं है, आप देखिए वो 60-70 साल के बुजुर्ग है। कहाँ खड़े थे? मैं बहराम पाड़ा में खड़ा था। किधर? हाँ, बहराम पाड़ा जो ब्रिज है रेलवे का, उससे पहले। प्राइवेट जगह तो नहीं, पब्लिक जगह है। हाँ, पब्लिक जगह है, बिल्कुल पब्लिक जगह, कॉर्नर में किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं था। आप खड़े रह के करोगे और वहाँ पर मुसलमान एहतजाज करेगा। आप करो ना, एक मिनट। अगर जो हम अभी आपने कहा नहीं, आप सुनिए मेरी बात सलीम चाहिए। साहब, एकदम साइड कॉर्नर पे। और सुनिए, हमने वहाँ अपने हजारों कार्यकर्ता नहीं बुलाए थे, किसी को डिस्टर्ब ना हो। उनका देखो, उनको लगा कि अगर जो हम लोग कुछ गलत एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो जाके पुलिस स्टेशन है ना, कानून व्यवस्था है। कितने हैं आपको? 1000 कहाँ से आएंगे कार्यकर्ता? क्यों कहाँ से? ऐसा मत, जब हमने 1000 भी किए हैं, हमने षणमुखानंद हॉल में 1400 का कार्यक्रम किया लोगों का, ऐसा नहीं है। देखिए, आज भी मुसलमान उतनी संख्या में भले ना हो, क्योंकि कौम का दबाव, समाज का दबाव, परिवार का दबाव कुछ होगा तो भले, लेकिन जो भी हैं वो क्वालिटी के हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी के हम सदस्य हैं। हम खुश हैं कि हिंदुस्तान हमारा मुल्क है। हम खुश हैं कि हम अपने पूर्वजों का धन्यवाद देते हैं कि हिंदुस्तान जैसा मुल्क उन्होंने अपने रहने के लिए चुना। और ये हम भाग्यशाली हैं कि इस युग में हम मोदी जी को देख पा रहे हैं, उनके कार्यशैली को देख पा रहे हैं, उनके कामों को देख पा रहे हैं। ये हम अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे कि हमने इस युग में काम किया है। आने वाले समय में और आपने इंसिडेंट किया अबू हाशिम आज़मी के खिलाफ, उनके मुंह फोटो पे चप्पल मारना, ये करना, तो क्या कहीं ना कहीं आपको लगा कि ये सही था? देखिए, अबू हाशिम आज़मी ने क्या बोला ऐसा? देखिए, अगर जो आप सांसद, जब आप सदन में जाते हो, विधान परिषद में, विधानसभा में, आपको लोगों ने चुनकर दिया है, आप लोगों के मुद्दे उठाइए, आप एक अपोजिशन की तरह काम करिए, लोगों के हुकूक की बात करिए, लोगों के हक के लिए लड़िए। आपकी गोंडी में इतने बड़े पैमाने पर नशा चल रहा है, इतने बड़े पैमाने पर ड्रग्स बेची जा रही है, आप उस पर ध्यान नहीं देते हो। आप तो हैं विधायक वहाँ के, उनको जनता को बेहाल छोड़कर आप कुलाबे में रहते हो। कितना बार साल में वहाँ जाते हैं। फिर जो मुद्दे को आज का मुसलमान ना, वो गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं चाहता है। बाबरी जैसा मसले को मुसलमानों ने भुला दिया है, उसको कोर्ट के जजमेंट को एक्सेप्ट करके एक भी कहीं दंगा नहीं हुआ। आज मुसलमान खुशगवार माहौल में जीना चाहता है, जो सैकड़ों वर्ष पहले की बात है। आपको क्या ज़रूरत है गड़े मुर्दे उखाड़ने की? क्या ज़रूरत है किसी पे बात करने पे? आप किसी की, देखो, आप अपने महापुरुषों का गुणगान करिए, लेकिन किसी के महापुरुष को आप छोटा नहीं बता सकते हो। उन्होंने किसको छोटा बताया? क्यों? औरंगजेब कौन से मुसलमानों के आदर्श है? कौन से मुसलमानों के आदर्श है? क्यों मुसलमान? क्यों? और कौन है? हमारे महाराष्ट्र के कौन मुसलमान मानता है कि औरंगजेब उनके आदर्श? तो उनके स्टेटमेंट देख लीजिए। किसके? क्यों अपना आदर्श बता रहे थे? तो बता रहे कि मुस्लिम राजा था, वो तो खुद ही नहीं, वो जो किया बहुत अच्छा। आप ये बताइए, आप नहीं उन्होंने उसके। अच्छा, एक बात बताइए, उसकी बात इसी अबू हाशिम आज़मी ने बोला, आप ही के टाइम पे अकबर ओवैसी जिसकी आप बात करें, और जो है वो उनके मजार पे जाके फूल चढ़ाए थे, तब तो बीजेपी इतना रुक नहीं करता कभी, अचानक उनको कैसे याद आ गई? देखिए,
किसी का शुरुआत तो वहीं से हुई थी। आप नमक तो वो छिड़क रहे हैं। हाँ। छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पे कहीं ना कहीं वो औरंगजेब को महान उनसे ज़्यादा बताने का प्रयास कर रहे थे। आपने देखा है, आप वो पूरा इंटरव्यू देखिए। छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं वो सिर्फ हिंदुओं के आदर्श नहीं हो सकते, वो कई करोड़ों जो महाराष्ट्र के मुसलमान हैं उनके भी आदर्श हैं। हमारे आदर्श डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब हैं, वीर अब्दुल हमीद साहब हैं, फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब हो सकते हैं, डॉक्टर अब्दुल। आप औरंगज़ेब को आप अपना आदर्श बताएंगे, अब नई पीढ़ियों को क्या बताना चाहते हैं, हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं। और फिर आप वहाँ पर गए हो, आप फंड के लिए बात करो, गोंडी को सुधारने की बात करो। आज देखो, आप वहाँ जा नहीं सकते हैं, क्या माहौल है वहाँ पे। हमारे अब बहुत सारी चीज़ें बोलना नहीं चाहिए ऑन कैमरा, क्या हालात हैं गोंडी के। आप उस गोंडी को 3 टर्म से आप हैं, क्या बदल दिया आपने। ऐसा ये रोना नहीं रो सकते कि मैं सत्ता में नहीं तो हूँ, वसीम मैं सत्ता में नहीं हूँ। चप्पल मारेगा और ये करेगा। कोई चीज़ अगर जो किसी के दिल को आप ठेस पहुंचाओगे, किसी को दुख आप करोगे, भी तो तो मुसलमानों विरोध के दिल को करना ठेस कर रहे हो, बिल्कुल नहीं। पहुंचा रहे नहीं, हो। फिर अगर जो लगता है अभी किसी तो एक मुसलमान ही- को, एक ही लड़की तो मैं खड़ी हुई एक थी। भी, अरे बिल्कुल आए मेरे को कोई, देखो आज भी साहब इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ वहाँ, मैं किसी को एक शब्द नहीं बोला। आप देखोगे मैं खड़ा था, मेरा संस्कार, गौंडी की बात मेरे कर रहे हो ना? संस्कृति, वहाँ पे अपना जो बैंड्रा की बात कर रहा हूँ, हाँ, हाँ। बहरामपाड़ा में, मेरा संस्कार मुझे बिल्कुल इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है कि मैं किसी से बदज़बानी करूँ, किसी से, और वो भी खासकर महिला से। मैंने उनको कुछ नहीं बोला, और आगे भी मैं हार तब मानूंगा ना, मैं हार नहीं मानूंगा, राड़ नहीं ढालूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, अटल जी की कविता है। तो मैंने अगर जो ये अपना आंदोलन, ये अपना जागरूकता अभियान बंद कर दिया होता ना, तब आप मुझे कह सकते थे आप डर गए हो। मैंने ना तो अपना अभियान बंद किया, कल से अभियान भी चालू रहेगा और लोगों को जागरूक करूंगा। ये करते हुए चाहे मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं वो चुकाने के लिए तैयार हूं, लेकिन सत्य समाज के पास लाऊंगा। इंटेंशन से आप कर रहे हो तो अच्छी बात है, यही इंटेंशन है। कि भाई हर सुधार हो, इंटेंशन पे हमारे मगर आप शक करोगे, आकाओं को खुश करने के लिए करोगे तो लोग कहेंगे ना सर, अगर आप मीनार मस्जिद के पास खड़े रह के मिठाई बांटोगे, आपने मीनार मस्जिद क्यों चुना था? क्योंकि आपको पूरे देश भर में दिखाना था, 4 आदमी खड़े हो गए। आप अगर ये नियत से करते हो कि लोगों को समझाओगे, वादा दिलाते हो कि मैं करा के दूंगा, कि मैं करा के दूंगा, ये काम आपके मैं करा के दूंगा, ये काम आपके मैं करा के दूंगा, तो एक आदमी आपकी नियत अच्छी करेगा। अगर आप ये इंटेंशन लोगे कि मैं अबू हाशिम आज़मी के फोटो पे चप्पल मारूंगा, मेरा आका खुश होंगे, मेरे को सेंट्रल वक्फ बोर्ड में लेंगे, मेरे को इधर लेंगे, मेरे को उधर लेंगे, तो वो तो आपके इंटेंशन पे आप जाने। आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, सत्ता हमारे लिए सुख का पर्याय बिल्कुल नहीं है। ये क्या हो गया? हम कुछ बनने नहीं, वो कुछ भी कहें आप, नहीं, लेकिन ये हमारी सत्ता सुख का भोग नहीं, हमारी सत्ता है। बिल्कुल, मैं ये मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमारा काम है काम करना। हमने ना ट्रेनिंग होती है बीजेपी में मुसलमानों को कि ये बोलो, ये बोलो। नहीं, बिल्कुल ये होती है कि आप समाज में जाओ, समाज की क्या ज़रूरत है, समाज की बुनियादी सहूलत को कैसे आप पूरा कर सकते हो, ये करो। हमको कभी कोई चीज़ का पढ़ाया लिखाया नहीं आता। ये एक मुसलमान के नाते मेरा कर्तव्य। वसीम खान जब वक्फ के खिलाफ बिल के खिलाफ सपोर्ट में मिठाई बांटता है, वक्फ के लोगों को समझा रहा है कि वक्फ बिल अच्छा है, वसीम खान अबू हाशिम आज़मी के फोटो पे चप्पल मार रहा है, विरोध कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। अगर यही वसीम खान जब नीतीश राणे के बोलने पर नीतीश राणे का पुतला जलावे, नीतीश राणे के पुतले को मारे, या दूसरे नेता हैं जो बात कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ बात कर रहे हैं, सिर्फ उनके खिलाफ माने, तो लोग आपको मानेंगे। आप सिर्फ वन साइड करते रहते हो तो कैसे मानेंगे? ऐसा नहीं है, बिल्कुल जो गलत है मैं उसकी मजम्मत भी करूंगा। ये मजम्मत तो कर, तो आप तो अबू हाशिम आज़मी की मजम्मत घर में बैठ के कीजिए, आप लोगों को दिखाने क्यों आ रहे हो? नहीं, बिल्कुल करना जरूरी था। देखो, ये भी करना जरूरी ना, किसी के आपके भावनाओं से खेल नहीं सकते। आपके मस्जिद में घुस के मानने की बात है, मस्जिद में घुस के मुंगा निकाल देंगे। आप देखो, मैं नीतीश राणे को उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डिफेंड नहीं कर रहा हूँ मैं उनके वक्तव्य को, ना उसमें मैं जाना चाहता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ ये कहूँगा, क्या उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मुसलमानों के लिए, जो राष्ट्रवादी मुसलमान है, जो मुसलमान है, जो देशभक्त मुसलमान है, उनके लिए ये ना करिए, उनके घर पे वो जाते हैं। गोल मत करिए यार, ये देखो मत करिए। एक्चुअली में क्या होता है ना, हमको एक परसेप्शन लोगों ने बना लिया, एक परसेप्शन लोगों ने बना लिया है कि जो बीजेपी से जुड़ा है, मैंने पहले भी कहा है, जो बीजेपी से जुड़ा है 11 उसका कोई मकसद होगा। कोर्ट ने ऑर्डर दिया, तुम्हारे आपकी पुलिस ने नहीं दिया है, पुलिस तो मना हो गई, कोर्ट ने दिया, हाई कोर्ट ने, कि इन पे एफआईआर दर्ज हो, जुडिशियल उसमें है, इंक्वायरी होगी। अगर जो जुडिशियल एफआईआर होने के बाद काम है अंदर डालने का। हमने कांग्रेस नेताओं से भी पूछा, बुरा मत लगाना, आप हमारा इंटरव्यू देखिए, हमने इमरान प्रतापगढ़ी से पूछा कि आप में ताकत है, आपकी सरकार आएगी तो नीतीश कुमार को जेल में डालेंगे। हमने इनसे भी पूछा, तो एक अपोजिशन की भूमिका निभाए। आपके साथ कौन खड़ा है? जो आपके मसीह हैं, जिनको आप वोट भर भर के देते हैं, वो कब खड़े हुए हैं आपके साथ, बताइए। उन्होंने आपकी इज्जत को, आपके
आर्थिक उसको कमज़ोर करने का प्रयास किया है। मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, ये दौर बहुत अच्छा है, मुसलमानों को एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे आना चाहिए। ये बिल आया है उसका वेलकम करना चाहिए। उसके बाद भी अगर जो देखो सलीम साहब, जब ये बिल आया, हमारी सत्ता है, हमारे पूरी संख्या थी, फिर भी जेपीसी सिफारिश हुई, जेपीसी में बिल गया और जगदम्बिका पाल जी के नेतृत्व में एक कमेटी गठित हुई। वो कमेटी ने पूरे हिंदुस्तान में जाकर गली मोहल्ले में जाके उन्होंने आके उन्होंने वो लिया, ये बात खत्म नहीं होने, विचार लिया, 8 घंटा दिया। बता रहे ना, पूरी मेजोरिटी आपके पास थी नहीं, आपके हाथ में नीतीश कुमार और वो थे। अरे साहब, आपको लगा आप प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं 90 से। आपको लगा यार ये तो थोड़ा मुस्लिम फेवर में। देखिए बिहार में क्या हो रहा है, मुसलमान नेता सब जो छोड़ रहे, तकलीफ और प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के नीतीश कुमार के लोग भाग रहे हैं, मुसलमानों को जवाब नहीं दे पा रहे। को अपना मफाद हो सकता है, उसको लग रहा है चुनाव है, उनको चुनाव की दृष्टिकोण से वो लोग देख रहे होंगे कि शायद हमको कहीं हमारे मुस्लिम वोटर नाराज ना हो जाए। लेकिन हम बिना तुष्टीकरण के, बिना किसी लालच के, हमको कोई चुनाव की वो नहीं है ना। हमें आज तक बताइए कभी मोदी जी ने वोटों की राजनीति नहीं की है सर। हमेशा तो वोटों की बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बच्चे आप हमें वोट दोगे तो भी आप हमारे, आप नहीं दोगे तो भी भाई साहब, बीजेपी वाले हमारे पास लोग आते हैं। हाँ, सब बीजेपी वाले कहते हैं हमको वोट नहीं देते। मोदी कौन सा चुनाव था मुंबई महाराष्ट्र में, कौन सा चुनाव था? सौगातें मोदी अगर देना है ना, हमने लाडली मुसलमानों को उनका हक दो, मुसलमानों को खाने पीने की अफराद दो, मुसलमानों को आप आइए लाडली बहन योजना का फायदा उठाइए। आप आइए आयुष्मान से करोड़ों मुसलमान, आयुष्मान से 5 लाख का फ्री में इलाज हो रहा है। अभी तो शवारमा में आपके नेता आ गए, शवारमा मत बनाइए, और ये सब नेता भी खाते हैं। आपको मैं वही बता रहा हूँ कि 5 लाख का आयुष्मान है, उसका फायदा हुआ, सरों पे छत मिली है, कोई जात पात देख के नहीं दिया। जो मुस्तहिक है, चांदी बंगला दे दो मुसलमान को, अगर आप उनकी शरीयत में दखलत ये करेंगे तो नहीं मानेंगे। बिल्कुल शरीयत में कोई मदाखलत नहीं है। हीरो जवाहरात, हीरे जवाहरात दे दो, बिल्कुल शरीयत, 4 चीज के कभी मुसलमान बिल्कुल नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, शरीयत में कोई मदाखलत नहीं है। शरीयत के नाम पर अगर आप उसको मदाखलत बोलो, वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड क्या कोई क्या किया? वक्फ बोर्ड मजहबी चीज है, मैं आपको वक्फ बोर्ड एक संस्था है। वही बता रहा हूँ ना, उस संस्था में क्यों इस हिंदू ऑर्गेनाइजेशन में तो अलाउड नहीं। राम जन्मभूमि में आपने बोले नहीं, जब वहां पे भी जरूरत पड़ेगी। सुनिए आप एक चीज, तो किसी को नहीं बिठाए, इतनी बड़ी बड़ी मठ है उस पे तो कोई मुसलमान सलीम साहब, मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे नॉन मुस्लिम होना जरूरी है। हम मुंबई को रिप्रेजेंट ये बताइए, ये नॉन मुस्लिम होना क्यों जरूरी है? आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, मैं 2017 से लगभग 4 साल तक मैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल में था, 5 साल तक। हमने ये बहुत नज़दीक से देखा है कि मुंबई को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं महाराष्ट्र की बात करूँगा यहाँ पर आपसे, कि महाराष्ट्र में एक अनीस साहब सीओ थे, उनके पास मौलाना आज़ाद था, वक्फ बोर्ड था और एक एडिशनल चार्ज था उनके पास। आप ये बताइए, हमारे पास क्लास 1 के ऑफिसर नहीं है, ठीक है ना। और इस देश को मुसलमानों को तरक्की, इस देश के मुसलमानों को तरक्की पे ले जाने के लिए कोई ज़रूरी है कि मुसलमान ही होना चाहिए। जब 21 मेंबर हैं, अगर जो उसमें 2 नॉन मुस्लिम हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या होनी चाहिए किसी को? दूसरी बात यह है कि जब एक सीईओ के पास 3-3 एडिशनल चार्ज होगा, तो वो कैसे वक्फ संपत्तियों पर ध्यान दे पाएगा, कैसे वक्फ को डेवलप कर पाएगा? लोग कब्जा करते थे, उनके पास पर्याप्त लोग नहीं कि जाके उसको रोक सके। तो कहीं ना कहीं ये तो बड़ी बात, ये तो एक बहुत बड़ी बहस है जो वसीम भाई जस्टिफाई कर रहे हैं, वसीम खान साहब, कि ये सही है। मगर कहीं ना कहीं जैसे वसीम खान ने कहा है कि मैं मुसलमानों को बीजेपी के साथ लेके चलना चाहता हूँ, उसके लिए अगर इनकी नीयत अच्छी है तो उनके लिए ये कामयाब हो सकते हैं। मगर मुसलमान कभी सौगातें मोदी से खुश नहीं होएगा। आप उनको हाँ हर कुछ सब कुछ कर दो, भूखा रह लेगा, मगर उनकी शरीयत में मदाखलत जो है वो बर्दाश्त कभी नहीं करेगा, नहीं होगी और ना होनी चाहिए, ना करेगा। ये आपके वादा दे रहे हो, आपके वादे से ये है, आपका वादा देने से कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि आपके जो आकाएं बैठे हैं जिनको आप खुश करने में रहते हैं, आपकी पार्टी के मेंबर खुश करने के लिए हम अपने कल्ब को खुश रखने के लिए करते हैं काम, हमारे आत्मा को संतुष्टि हो वो काम करते हैं, हमारे समाज को फ़ायदा हुआ हम काम करते हैं, हमने किसी को खुश करने की। और यहाँ ये पार्टी है साहब, यहाँ पे हम बीजेपी में कोई किसी को खुश नहीं करता है। आप समाज के लिए काम करो, पार्टी एक व्यवस्था है, आप लोगों के बीच में जाओ, आप काम करोगे, आपके काम को प्रसिद्धि मिलेगी। आपके यहाँ हमारे यहाँ चाटुकारिता नहीं चलती है, हमारे यहाँ काम को प्रसिद्धि उसी से ही चलती है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, एक ऐसी पार्टी है जो आखिरी पायदान, जो अंतिम में आप बताओ, एमपी में अंतिम लाइन में खड़े थे डॉक्टर मोहन यादव, उनको सीएम बना दिया।
थैंक यू। बहुत सारे ऐसे हैं। वो उनको ना उनका एजेंडा है कि बड़े नेताओं को बड़े लीडरशिप की लीडरशिप हटाओ। हर चीज पे आप सवाल उठाएंगे अरे तो तो है कैसे ही चलेगा? सर। आपने परसेप्शन बना लिया है कि मैंने नहीं परसेप्शन बीजेपी बनाया, मुसलमानों लोग कह की। रहे हैं, आप अच्छा काम करके दीजिए। आप देखो जो मीडिया होती है ना, चलो एक चौथा काम स्तंभ कीजिए। होता है, नहीं, लोगों की आवाज बनकर आप बात करें। आपकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ। मीडिया को, हमारी मीडिया को चौथा नहीं, स्तंभ कर रहे हो नहीं। आप कानून तोड़ के आप बुलडोजर चला दे रहे हो। आप कानून पे जो गालियां दे रहे हैं मुसलमानों को, लोग उनके खिलाफ एफआईआर नहीं लिख मीडिया रहे जो हो, है कोर्ट में उनकी आके मैं उसको अरेस्ट नहीं कर रहे हो। बहुत इज्जत ठीक है, करता ये बहस हूँ। चलती रहेगी वसीम भाई। मैं चाह रहा था कि अगर आप कुछ काम करें तो लोगों की भलाई के लिए कीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। कि आप मिठाई बांट रहे तो यहाँ से लोग आपको इंशाल्लाह मैं आपके स्टूडियो में फिर आऊंगा, रिपोर्ट कार्ड लेके आऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ। ठीक है, आप एक वर्ड था चाटुकारिता, तो मैं बोलना चाहता, आपने बोला नहीं देखो आप पत्रकार, तो मैंने नहीं बोला, वो आपने मेरा काम आसान कीजिए। ठीक है, अगर वो शब्द को मैं वापस लेता हूँ आपके चैनल मुझे तो मुद्दा मिल गया ना, मैं तो बाइज्जत बरी हो गया। तो मैं आपको कहना चाहूंगा वसीम भाई, अगर आप पार्टी में और आप रियली मुसलमानों के हित में बात करते हो, देखो पूरा तो आप नहीं बदल सकते, पूरा जो ये चल रहा है ये आप नहीं बदल सकते। बदलना है तो सिस्टम में आना पड़ेगा सबको। उन लोग अगर जख्म देते तो आप मरहम लगा दो भाई। बिल्कुल जख्म नहीं देते हैं, मरहम लगा दो। ये अपनी अपनी समझ के ऊपर है। बिल्कुल मरहम लगाने अगर के चालू लिए का वर्षों के जख्मों को भरने के लिए वो मरहम ही का काम करेगी। तरीका से आप अगर चलते हो तो वो आपका ईमान है। अगर आप मुसलमानों के ये करते हो वो आपका और आपके अल्लाह का मामला है। मगर मुसलमान इस बार वक्फ बिल्स के बहुत खिलाफ है। उसको ये नहीं पता है, मैं बता रहा हूँ, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ना वक्फ बोर्ड पहले मुसलमानों के काम आई है, ना आज काम आई है, ना ही आगे आएगी। इन्होंने भी लूटा है, इन्होंने भी लूटा है, इन्होंने भी लूटा है। और जो लूटे हैं ये लूटेंगे, अगर जो आपके मन में भी आ रहे तो समय मौका तो ना उन्होंने लूटा। आप देख लो क्या लूटेंगे कि आपको मजबूत करेंगे। बिल्डरों के और नेताओं के पैसे के घरों में जो है वो पैसे गए, ये सब चीजों जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने, कितने सीईओ के केस हैं, एफआईआर बनी है। हमारे कितने चेयरमैन बने बताइए आप? पिछली सरकारों का। यस, लंबा मुद्दा है, लंबा, इसके ऊपर भी वापस बहस। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चाह रहा था कि आप बहुत थोड़ा गर्म बहस हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सब चीज अच्छा है। आप कहीं ना कहीं आपसे हमको भी प्रेरणा मिलती है सलीम साहब। प्रेरणा नहीं मिली, खाली लोगों को काम करो। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह बीजेपी सरकार ने अबुल कलाम जी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया था तो लोग ने उनको सराहाया था, उसी तरह वसीम खान भी एक ऐसा काम करे कि लोग सराहे, उनको नकारा नहीं मुसलमानों के। बीजेपी ने प्रेसिडेंट बनाया, उस काम की तारीफ की गई बिल्कुल कि यार आदमी सोचता था यार बीजेपी ने, और किसने अपोज किया आप ये भी उल्लेख करिए। नहीं मैं बता रहा हूं, अपोज करने तो में लगा। ये काम ऐसा करो वसीम भाई, किसी को जख्म को मत खुरे दो। कोई बड़े नेता को उस वक्त आके हम अपनी जो है आगाओं को खुश करने के लिए, अगर हमारे मरहम को भी कोई कुरेदना बोलता है तो मैं उसकी मानसिकता को कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हमारी नीयत साफ है, नीति सही है, और हम आपका जो हमारा मरहम है ईमान ना, जानता आपका मरहम है ना, मरहम भी अलग अलग किस्म के होते हैं। सोफ्रामाइसिन अलग होता है, बर्नर अलग होता है। जले हुए पे आप सोफ्रामाइसिन लगाओगे और कट पे आप बर्नर लगाओगे तो नहीं चलेगा ना। नहीं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, मैं उनकी आवाज में आवाज बिल्कुल मेरे मन में, मेरे कल्ब को अगर आपको वाकई में हम बैठे रहते हैं, अगर आपको वाकई में लगता है कि आपको कुछ करना चाहिए तो आप हमारी आवाज पहुंचाइए। हमारे पास लोग आते हैं, रात को 4 बजे आते हैं, भाई मस्जिद के पास लोग खड़े, भाई बिल्डिंग घेर लिए, भाई वीएचपी के, हम क्या करें? हम किसके पास जाएं? हम न्यूज में चला दें और भड़का दें? हमारी न्यूज गली न्यूज की 24 घंटे बाद आती है। क्या बात, जानबूझ के करते हैं। हमको अफरा तफरी नहीं करना, हमको बिल्कुल गली न्यूज का अगर जो मैं तो नहीं होता तो मैं 2 घंटा 1.5 घंटा ड्राइव करके आपका स्टूडियो में नहीं आता। बिल्कुल उसका मैं ये बात बता रहा हूँ, हमको टीआरपी नहीं चाहिए, हम भी डाल सकते हैं। ये देखो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, ये भी रामनवमी का परसों देखिए वीडियो, मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है। पर्सनल झगड़े को भी कुछ लोग 45 मिनट तक मस्जिद के बाहर में खड़े रह के जय श्री राम के नारे लगाए। पर्सनल झगड़े को भी सलीम साहब उसको धार्मिक रंग दे देते हैं। इसमें भी जागरूकता लाने की जरूरत है। आप जैसे पत्रकार ही बदलाव ला सकते हैं। मुझे लगता है ये सब चीज़ों में भी बहुत, अभी मैं एक छोटा सा जिक्र करूंगा। हमारा एक कार्यकर्ता, उसने बोला भाई वक्त बिल आया, उसका पर्सनल झगड़ा था, उसने बोला मैं बीजेपी में हूँ, वक्त बिल आया उसने इसलिए मुझे मारा है। तो कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक फायदा भी लेने का प्रयास करता है, लेकिन हमने उनको कहा ये बिल्कुल नहीं होगा। हमने इंक्वायरी की, भाई इसमें कोई तथ्य नहीं है, तुम्हारा पर्सनल झगड़ा है, तुम इसमें ले आते हो, तो कुछ चीज़ें होती हैं। आप देखिए वक़्फ़ की ज़मीनें हैं, अगर वक़्फ़ की ज़मीनें आज तक बिल्डिंग बन सकती है तो उस बिल्डिंग में हॉस्पिटल क्यों नहीं बन सकते? बिल्कुल सही। वक़्फ़ की बिल्डिंग अगर एक टावर बन सकती है, हॉस्टल बनने के लिए सर, एक वक़्फ़ की बिल्डिंग अगर एक टावर बन सकता है, जो बिल्डर पैसा खाता है, ये खाता है, पेपरों में घोलमाल होती है, बोर्ड का ये का सब आरोप पे भरा हुआ है, कोई सुनवाने का आरटीएम और आपको जवाब नहीं आते, कोई सुनवाई नहीं है उधर। तो ये सिर्फ क्या ये मुसलमानों के काम नहीं आ सकता है? मुसलमानों के बहुत सारे 250 करोड़ मौलाना आज़ाद फंड, क्या होता है 250 करोड़ सर? वो भी लैप्स हो जाता है साहब, वो भी नहीं चाहिए। पिछले लोगों ने क्या किया है अभी देखो, मैं आपको अगर 4 बड़े समझदार को दे दो ना,
सीए को, नॉन मुस्लिम को ही दो, ईमानदार नॉन मुस्लिम सीए को, देखिए सब में बड़ा ट्रस्ट निकलेगा बढ़ के, सब में बड़ा निकलेगा, मुसलमानों का फायदा होगा, बिना ब्याज का घर मिलेगा, बिना पैसे का इलाज होगा, सबको सब सुविधा होगी। इसी बदलाव लाने के लिए ही ये बिल आया है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अच्छा ये बीजेपी के लोगों को क्या मतलब, मोदी जी और अमित शाह जी का क्या वो कुछ है, कुछ क्या बोलते हैं, कुछ जड़ी बूटी होगी जो जाता है तो खुल जाता है, मगर कहीं ना कहीं अपना रिप्रेजेंटेटिव भी बीजेपी में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कभी कुछ काम आता है तो वही लोग जो मुखालिफत करते हैं वो ऐसे लोगों के पास जाते हैं, वसीम भाई हमारा ये काम करा दो, वसीम भाई हमारा ये काम करा दो। तो दोस्तों ये थी हमारी रोक टोक वसीम भाई से जो है मीनारा मस्जिद पे खड़े रह के वक्फ बिल पास होने पे मिठाई बांटने की, बांद्रा में खड़े रह के वो लड़की जो इन पे चिल्लाई, अबू हाशिम आज़मी के जो है पुदाम अबू आज़मी की शाहिद नहीं ले रहे, एक बता रहे कि आम आदमी सोच रहा था, दर्द हो रहा था कि एक मुसलमान को मारा था। और हम वसीम भाई से इसलिए सवालत किए कि वसीम भाई चुप थे नीतीश राणे के टाइम पे, वसीम खान बीजेपी वाले चुप थे। आपने इसकी मजम्मत नहीं की कि एक बहन हमको आके उल्टा बोले, इसकी आपने मजम्मत भी नहीं किया है। नहीं, वो उसको भी आप कैसे वो कर सकते हैं? आप वो अपना गुस्सा जाहिर कीजिए, वो हमारे हम अगर जो करें अगर किसी तो के जख्म वो करे तो सर अभी आप बैठे बैठे मेरे जख्म यहाँ पे खिड़ी कर, मेरा तो हाथ उठेगा सर। आपको लगेगा ना शायद मेरा हाथ बढ़ रहा है आपके मरहम लगाने के लिए, आप वो सोच रहे हो कि कुरेदेगा पहले ही, तो आप कुरेदेगी क्यों? आप दो पहलू है, हर चीज के दो पहलू। आप मैं आपके पास आकर जो बढ़ रहा हूँ तो मैं मरा ना तो पहले आदमी डरता है, ऐसा नहीं पता ले भाई मार ले। मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ तो बहुत डर रहा था मैं कि हार्ट काटने वाले, वो तो मेरे अच्छे के लिए काट रहे थे। ये देखिए पूरा ओपन हार्ट सर्जरी भी है मेरी, तो जब काटने का दहशत थी मेरे को तो मैं तो डर रहा था ना, इतना तो मैं होऊंगा ना। आप एक मिनट, मैं जो है बहुत गर्मा गर्मी बहस हो गई थी, हम चाहते हैं कि इसी प्लेटफॉर्म से वसीम जी को भी अपनी बात रखने का 2 मिनट में मौका देते। क्या कहना चाहते हैं ये मुसलमानों से? एक शेर है बशीर बद्र साहब का कि मेरा वसूल है पहले सलाम करता हूँ और मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। तो और दूसरा यह है कि मेरा भी आप एहतराम कर रहे हो। वो बिल्कुल, वो जो कहते हैं कहीं प्यार ना होने देंगे, हम उन्हें राह की दीवार ना होने देंगे। वो दिलों में आग लगाएगा, मैं दिलों की आग बुझाऊंगा। उन्हें उनके काम से काम है, मुझे मेरे काम से काम है। मेरा खुदा जानता है मैं सच्चाई के साथ हूँ। मैंने बहुत अध्ययन किया। मैं इस तरह के सवालात कहीं ना कहीं इस सवाल से किसी को उबरना नहीं चाहिए, बचना नहीं चाहिए। इस तरह के सवालात आपके जीवन में, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव भी लाते हैं। और सच्चाई अगर जो वो कोई सामने से बोले उनके हिसाब से, तो उसका सामना भी करना चाहिए, उसको जवाब देना चाहिए। मैं मुबारकबाद देता हूँ कि हमारे मुआशरे में सलीम भाई जैसे लोग हैं जो इतना बड़ा गली न्यूज़ चलाते हैं, और उनका गली न्यूज़ चैनल जो है, जो नाम रखा है, हर गली में, हर गले तक, हर मोहल्ले तक है। ये बहुत बड़ी बात है। और खुलकर ये बिना निडर जो पत्रकारिता है, उनको कहीं ना कहीं आज पत्रकारिता के ऊपर भी लोग प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, लेकिन सलीम भाई जैसे लोग और उनका ये महकमा जो गली न्यूज़ चैनल है, इसने कहीं ना कहीं उस गरिमा को बचा के रखा है। रोक टोक, बेरोक टोक, बिना डरे ये पत्रकारिता करते हैं। इनको शुभकामनाएं। और आप कुछ वक्फ बिल के बारे में बोलना चाहेंगे? 2 मिनट आप। मैं सभी तमाम हमारे मुसलमान भाइयों से मैं ये गुजारिश करूँगा, मुअद्दबाना अपील करूँगा कि किसी भी अफवाहों पर आप ध्यान ना दें। किसी भी तरह का कोई ऐसा विरोध प्रदर्शन ना करें जिससे माहौल ख़राब हो, हमारी एकता अखंडता को ठेस पहुँचे, हमारे भाईचारे को नुकसान हो। सदियों से देखो, सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन हमें अपनी एकता अखंडता को बचाए रखना है। कोई भी चीज़, कोई भी आपसे कहे, कोई भी सरकार हो या सरकार के बाहर का आदमी हो, आप पहले उस पर स्वयं अध्ययन करिए। आप उसको फेवर भी मत करिए बिना पढ़े, लेकिन आप बिना पढ़े आप उसका विरोध भी मत करिए। आप खुद मुख्तार बनिए। लोग कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, कहीं ना कहीं अपनी बादशाहत बचाने के लिए, अपनी बादशाहत कायम रखने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाएंगे, हमारे कंधे पर बंदूक रखेंगे। लेकिन हमें किसी को भी अपने इमोशन से खेलने नहीं देना है, अपनी भावनाओं से खेलने नहीं देना है। प्लीज़ इस बिल को आप बहुत गहराई से अध्ययन करिए एक अच्छे नागरिक होने के नाते, क्योंकि आपका एक कदम बहुत गलत मैसेज दे सकता है मुआशरे में। आपका एक अच्छा कदम बहुत अच्छा मैसेज दे सकता है मुआशरे में। इसलिए आपकी एक जिम्मेदारी है, एक नैतिक जिम्मेदारी, एक अच्छे नागरिक के नाते इस बिल को गहराई से अध्ययन करें। उसके बाद आपका कोई रिएक्शन आए तो बहुत अच्छा होगा। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे इतने रोक टोक सवालों का जो है बहुत ही
स्वीट तरीके से जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम शेख, गली न्यूज़।